स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 8 की हमारी मैथ्स है क्यूरियोसिटी, जिसका चैप्टर नंबर 4 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे इस चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मैग्नेटिक और हीटिंग इफेक्ट्स के बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, अगर हम आयरन की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉनिक होती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, लेकिन उसमें से हीट भी निकलती है, तभी हम उसको यूज़ कर पाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नेटिक इफेक्ट भी होते हैं। वो एक मैग्नेट की तरह भी काम करते हैं। जैसे आपने मैग्नेट देखी होगी ना, कैसे वो अट्रैक्ट होती है, मेटल की चीज़ें उससे कैसे अट्रैक्ट होती है मैग्नेट से। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी से भी हमारे जो है कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं, जिसके बारे में पढ़ेंगे। और हीटिंग इफेक्ट भी होते हैं, कैसे होते हैं और कैसे बना सकते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। इफ़ वी डू नॉट हैव अ इलेक्ट्रिक लैम्प, अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक लैम्प नहीं है, मान लो कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं है, वाइल मेकिंग ए इलेक्ट्रिक सर्किट, जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हैं और हमारे पास कोई भी बल्ब नहीं है, हमारे पास सेल तो है लेकिन बल्ब नहीं है। इज़ देयर एनी अदर वे थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट इफ़ करंट इज़ फ्लोइंग इन द सर्किट, तो कोई और तरीका है जिससे कि हम पता लगा सकें कि उस सर्किट के अंदर हमारा करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। देखो, अगर हमारे पास लैंप होगा ना, इलेक्ट्रिक लैंप, मतलब जब हमारे पास बल्ब होगा और जब सर्किट बनाएंगे, जब वो सर्किट कंप्लीट होगा तो बल्ब क्या होगा, वो बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, जल जाएगा, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि उस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। अगर वो बल्ब नहीं जला तो हम समझ जाते हैं उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा। लेकिन जब हमारे पास बल्ब भी नहीं होगा तो फिर कैसे पता लगाएंगे? कोई और तरीका है, उसके बारे में हम चैप्टर में समझेंगे। इज़ इट पॉसिबल टू मेक टेम्परेरी मैग्नेट, क्या हम टेम्परेरी मैग्नेट बना सकते हैं? हाउ कैन दीज वी मेड, कैसे बना सकते हैं, वो भी हम चैप्टर में सीखेंगे। वी कैन जनरेट हीट बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल एंड वुड्स, बट हाउ इज़ हीट जनरेटेड इन वेरियस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज। अब हम ये तो जानते हैं, हमें पता है कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जैसे कि डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, जब हम उनको जलाते हैं या लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो उसमें से हीट जनरेट होती है। लेकिन कैसे इलेक्ट्रिसिटी से हीट जनरेट हो जाती है? जो इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेज होते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक केटल देखो जिसमें आप पानी गर्म करते हैं, तो कैसे वो हीट उसमें से निकलती है, या कैसे वो गर्म हो जाती है कि पानी बॉयल होने लग जाता है। हाउ डू वी नो इफ़ अ सेल और अ बैटरी इज़ डेड, हमें कैसे पता चलता है कि कोई सेल या बैटरी डेड हो गया। कैन ऑल सेल्स एंड बैटरीज बी रिचार्ज, क्या सभी बैटरीज रिचार्ज होती हैं, सभी सेल्स रिचार्ज होते हैं? तो इन सब के बारे में हम चैप्टर में समझेंगे। और यहाँ पे अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इट वॉज अ डे ऑफ द साइंस एग्जीबिशन एंड द स्कूल वॉज बजिंग विद एनर्जी। अब ये जो दिन है वो साइंस एग्जीबिशन का दिन है, और स्कूल में जो चारों तरफ जो है बजिंग विद एनर्जी, मतलब बच्चे इधर उधर जा रहे हैं, बहुत एक्साइटेड है, शोर हो रखा है। मोहिनी एंड आकर्ष अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स, अब मोहिनी और आकर्ष जो हैं वो अपने दोस्तों के साथ हैं। वेंट फ्रॉम वन एग्जिबिट टू अनदर, वो एक एग्जीबिशन से दूसरी एग्जीबिशन की तरफ जा रहे हैं। ईगरली एक्सप्लोरिंग डिफरेंट मॉडल्स, आस्किंग क्वेश्चन एंड टेकिंग नोट्स। अब ईगरली का मतलब होता है बहुत बेसब्री से, एक्सप्लोरिंग, और जो बाकी के जो मॉडल्स हैं उनको देखने जा रहे हैं, उनको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, क्वेश्चंस पूछेंगे, फिर उसको नोट्स बनाएंगे, टेकिंग नोट्स। तो वन सिंपल मॉडल रियली फैसिनेटेड दैम। इट वॉज वर्किंग मॉडल ऑफ लिफ्टिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट विच वॉज डिस्प्लेड बाय द सीनियर सुमाना इन इट। अब वहाँ पे इन्होंने ना एक सिंपल सा मॉडल देखा जो कि बहुत ही ज़्यादा उनको जो है वो पसंद आया, बहुत उनको आकर्षित लगा। और ये जो मॉडल था वो किस चीज़ का था? इट वॉज अ वर्किंग मॉडल, एक ऐसा वर्किंग मॉडल था जो कि लिफ्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेट का था। पहले मैं आपको उसकी पिक्चर दिखाती हूँ कि लिफ्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। अब देखो, इस तरीके का जो है वो लिफ्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जो कि उनके एक सीनियर ने जो बनाया था, जिसका नाम था सुमाना। इस तरीके से उसने ये मॉडल बनाया। और देखो, इस मॉडल के थ्रू हमें वो क्या बताना चाह रहा है, ध्यान से यहाँ पे इसको समझना कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब इस मॉडल में क्या था, जो इसने ऐसा मॉडल बनाया, इंस्टेड ऑफ अ हुक लाइक अ टिपिकल क्रेन देयर वॉज एन आयरन नेल रैप्ड विद द वायर। अब जब हम किसी क्रेन की बात करते हैं तो क्रेन पे ना, यहाँ पर ये इसने क्रेन बनाया ना, तो यहाँ पे क्रेन पे ना एक हुक लगा होता है, जिससे क्या होता है कि अगर कार को अगर टो करना हो या कोई भी मैग्नेटिक चीज़, कोई भी चीज़ उठानी है अगर, तो उस हुक के अंदर उसको फंसा लेते हैं और उसको ऊपर की तरफ खींच लेते हैं, इसमें है ना, ऐसे ऊपर की तरफ उसको कर लेते हैं, और जहाँ पे इसको रखना है फिर ये जो है फिर वो नीचे की तरफ रख देते हैं। लेकिन ये जो उसने इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनाया, उसने ये क्रेन जो उसने बनाई इस टाइप की, अब इसमें देखो एक नेल लगा हुआ है यहाँ पे बीच में, यहाँ पे एक नेल लगा हुआ है, यानी कि एक कील है,
और उसके ऊपर वायर को ऐसे रैप कर रखा है, ऊपर से वायर लगाई हुई है ना। तो इसमें इन्होंने बोला कि हमने एक अलग चीज़ ये देखी कि क्रेन में इसमें कोई हुक नहीं है, यहाँ पे एक नेल है और नेल पे वायर है। अब आगे देखते हो उसमें क्या लिखा है, क्या पढ़ते हैं। विच वॉज कनेक्टेड टू अ बैटरी व्हेन सुमाना क्लोज द सर्किट द नेल पिक्ड अप द आयरन पेपर क्लिप लाइक अ मैग्नेट। अब जब सुमाना क्या करती थी, सुमाना जब उसको सर्किट को क्लोज करती थी, सर्किट को क्लोज करने का मतलब होता है जब स्विच को ऑन करती थी, वो जब वो स्विच ऑन करती थी तो उस टाइम पे क्या होता था, ये क्रेन जो है ना ये नीचे की तरफ आती थी और जो नीचे ये पिन्स पड़े हुए हैं इसको वो इसके साथ जो क्रेन ये जो पिन्स हैं वो उसके साथ क्लिंग हो जाते थे, मतलब चिपक जाते थे उसके साथ, ठीक है। कब होता था, जब वो स्विच ऑन करती थी, जिसका मतलब इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब वो सर्किट क्लोज करती थी। सर्किट क्लोज करने का मतलब होता है स्विच को ऑन करना, यहाँ पे लिखा हुआ ना सर्किट क्लोज करना। तो वो नेल जो है वो क्या करता था, पिक्ड अप द आयरन, तो ये जो नेल था वो आयरन को नीचे से जो क्लिप पड़ी हुई थी उसको वो पिक कर लेता था। व्हेन द ओपन द सर्किट, और जब उसको वो ओपन मतलब जब स्विच को वो ऑफ कर देती थी, द क्लिप्स फेल ऑफ, तो ये जितने भी क्लिप्स इसके साथ चिपके हुए थे ना ये सब नीचे गिर जाते थे फिर, क्योंकि स्विच ऑफ हो गया। अब इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं, कोई मैग्नेटिक इफेक्ट तो है नहीं इसके अंदर। तो ये सब कैसे हो रहा था, जब वो स्विच को जब ऑन करती थी तो यहाँ से जो है इसके थ्रू जो है, इस वायर के थ्रू जो है इसके अंदर एक मैग्नेटिक इफ़ेक्ट आ रहा था। तो वो जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट था वो इन नेल्स को क्या कर लेता था, अपने साथ चिपका लेता था। तो जैसे ही वो स्विच को ऑफ करती थी तो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट जो है उसके अंदर ख़त्म हो जाता था। तो ये जो क्लिप्स थे ना ये नीचे की तरफ अपने आप गिर जाती थी, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे समझ आ गई। अब यही चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ध्यान से समझना। मोहिनी एंड आकर्ष वर सरप्राइज, मोहिनी और आकर्ष बहुत सरप्राइज्ड हुए। दे रिमेंबर्ड, उनको याद आया कि हमने क्लास 6th में एक्सप्लोरिंग मैग्नेट क्यूरियोसिटी ग्रेड 6 में भी यही पढ़ा था, दैट मैग्नेटिक मटेरियल वॉज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट एंड द आयरन वॉज मैग्नेटिक मटेरियल। उन्होंने क्लास 6 में क्या पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो किससे अट्रैक्ट होता है, मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। जितनी भी मैग्नेटिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप लगा लो, आयरन लगा लो, ये भी किससे अट्रैक्ट होता है, मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है आयरन वॉज मैग्नेटिक मटेरियल, आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है। लेकिन जो सुमाना का जो मॉडल है, देयर वॉज नो मैग्नेट, ये कोई मैग्नेट नहीं है, ओनली एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिक सर्किट उसने बनाया है। देयर वर सो एक्साइटेड दैट दे वॉन्टेड टू ट्राई इट आउट देमसेल्फ। अब उसने जो है ये सिर्फ इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है, तो वो लोग जो हैं जो उसके फ्रेंड जो थे हमारे मोहिनी और आकर्ष, वो इतने एक्साइटेड हैं, दे वर सो एक्साइटेड कि वो जो इसको खुद बनाना चाहते हैं, दे वांटेड टू ट्राई इट आउट देमसेल्फ। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं, क्या जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, डज एन इलेक्ट्रिक करंट हैव एन मैग्नेटिक इफेक्ट, क्या उसमें कोई मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। जैसे कि आपके घर में भी करंट फ्लो हो रहा है ना, तो क्या उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट है। तो ये हम इसमें समझेंगे कैसे जो है एक इलेक्ट्रिसिटी में उसके जो करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे एक्टिविटी 4.1 से हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेट करेंगे जिसको आपने ध्यान से समझना है। वैसे ये क्लास 7th में भी आपने किया हुआ है, जल्दी समझ में आपको आ जाएगा। कलेक्ट अ मैग्नेटिक कंपास एंड इलेक्ट्रिक सेल, अ सेल होल्डर, 2 ड्राइंग पिन्स, अ सेफ्टी पिन, 2 नेल्स, 2 पीस ऑफ कनेक्टिंग वायर्स। अब देखो क्या क्या बोला इन्होंने बोला है आपको एक मैग्नेटिक कंपास लेने के लिए, उसके साथ क्या बोला है, एक इलेक्ट्रिक सेल लेने के लिए, एक सेल होल्डर लेना है आपने, 2 ड्राइंग पिन लेनी है आपने, एक सेफ्टी पिन लेनी है, 2 नेल्स लेने हैं और 2 पीस ऑफ कनेक्शन वायर भी लेने हैं, 1 लॉन्गर एंड 1 शॉर्टर। मतलब हमने जो वायर लेनी है ना, एक छोटी लेनी है, एक बड़ी लेनी है, एंड 2 स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड। ये जो आप देख रहे हो ये 2 पीस ऑफ कार्डबोर्ड भी लेने हैं। वैसे आप यहाँ से देख के समझ गए होंगे कि क्या हम यहाँ पे किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे बोला है यूजिंग 2 ड्राइंग पेन्स, अ सेफ्टी पिन एंड अ कार्डबोर्ड पीस। सबसे पहले 2 ड्राइंग पेन्स लो। ड्राइंग पेन्स कौन सी हैं, ये जो आप गोल्डन कलर की देख रहे हो ये ड्राइंग पेन्स हैं। इसके बीच में एक इन्होंने क्या लगाया, यहाँ पे सेफ्टी पिन लगाया है, और ये किसके ऊपर लगाया है, इन्होंने ये कार्डबोर्ड के ऊपर लगाया है। मेक अ स्विच, इससे हमारा क्या बन गया, एक स्विच बन गया। जैसे कि आपने क्लास 7th में भी
किया था। इलेक्ट्रिसिटी सर्किट जो हमारा चैप्टर था एंड देयर कंपोनेंट, उसमें भी इसी तरीके से एक स्विच जो है वो बनाया था। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। आगे देखो अब उसके बाद क्या करना है, प्लेस द सेल इन द सेल होल्डर, क्योंकि उन्होंने हमें एक सेल होल्डर लेने के लिए भी कहा था, तो इस सेल होल्डर में हम एक सेल डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स 2 नेल्स टू अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड एज शोन इन द फिगर 4.1a। अब जो 2 नेल्स लिए थे ना, 2 कील्स ली थी, उसको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पर ऐसे जो है उसके अंदर लगा देना है 2 नेल्स को। उसके बाद फिक्स द मिडल पोर्शन ऑफ द लॉन्गर वायर स्ट्रेच बिटवीन द नेल सच दैट इट इज स्लाइटली अबव द सरफेस ऑफ द कार्डबोर्ड, अटैच वन एंड ऑफ दैट वायर टू द सेल होल्डर एंड अनदर एंड टू द स्विच। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने हमें बोला है कि आपको जो वायर जो 2 ली थी ना, एक तो आपने लॉन्ग वायर ली थी, एक शॉर्ट ली थी, तो जो लंबी वाली वायर है उसको यहाँ पे जब 2 नेल लगाओगे ना, तो ये 2 नेल थोड़े ऊपर करके लगाने हैं। आपने बिल्कुल कार्डबोर्ड के साथ चिपकाने नहीं है, थोड़े से ऊपर करके लगाने, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हो, ताकि इसके चारों तरफ वायर लगा सके। तो यहाँ से जो क्या करा, जो वायर ली उसको इस तरीके से एक तो सेल के साथ कनेक्ट कर दिया, फिर इसको इधर लिया, इसको 2 बार इधर उन्होंने राउंड किया, फिर वायर को सीधा लेके गए, फिर 2 बार इधर से राउंड किया, 2 या 3 बार। उसके बाद फिर इसके साथ जो हमारा जो पिन थी उसके साथ कनेक्ट कर दिया और दूसरी वायर को इसके साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस पिन के साथ, इस सेल के साथ। उसके बाद उन्होंने बोला है कनेक्ट द सेकंड वायर को भी ऐसे आपने कनेक्ट करना है जैसे मैंने यहाँ बताया है। प्लेस द मैग्नेटिक कंपस बीनीथ द वायर बिटवीन द 2 नेल। अब जो अब आपने सर्किट बनाया है, अब आपने इसके नीचे जो है बिल्कुल मैग्नेटिक कंपस को जो है आपने वो रख देना है इसके नीचे। ठीक है, अब आगे देखो क्या दे रखा है, वाइल वॉचिंग द कंपस नीडल मूव द स्विच टू ऑन पोजिशन द अलाउ इलेक्ट्रिसिटी करंट टू फ्लो थ्रू द वायर, फिगर 4.1b, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो जैसे ही आप इसको जो है इसको कंप्लीट करोगे, इस सर्किट को कैसे कंप्लीट होगा, अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ये ओपन है, तो जैसे आप इसको क्लोज करोगे तो ये जो आपकी मैग्नेटिक निडल है, ये जो अंदर वाली निडल है, ये डिफ्लेक्ट करेगी, यानी कि ये हिलने लग जाएगी। तो उन्होंने पूछा कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। हमने यही ऑब्जर्व किया कि जैसे ही हमने सर्किट कंप्लीट किया तो ये जो बीच की मैग्नेटिक निडल थी ये डिफ्लेक्ट करने लग गई, हिलने लग गई। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है, नाउ अगेन वाइल वॉचिंग द कंपस निडल मूव द स्विच टू ऑफ पोजिशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व दिस टाइम। तो जब आपने इसको ऑफ पोजीशन पे लेके आए, ऑफ पोजीशन मतलब फिर से जब आप इसको इस पोजीशन पे ले आए, तो फिर आपने क्या देखा, तो हमने देखा जो मैग्नेट थी वो वापस उसी पोजीशन पे आ गई जिसमें वो पहले थी। ठीक है, लेकिन जब हम उस सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, तो वो नीडल डिफ्लेक्ट करने लग जाती है। तो जब उसको हम यहाँ से ओपन कर देते हैं तो वापस वो उसी पोजीशन पे आ जाती है। अब यही चीज़ इन्होंने हमें नीचे बताई है। मूव द स्विच बिटवीन ऑन एंड ऑफ पोजीशन अ फ्यू मोर टाइम, 1-2 बार और करो ऑन ऑफ। केयरफुली ऑब्जर्व हाउ द कंपस निडल बिहेव द ईच टाइम, और देखो कि हर बार जो है कंपस निडल किस तरीके से बिहेव कर रही है, क्या कर रही है, उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। यू मे हैव नोटिस, आप ज़रूर ये नोटिस करेंगे, दैट व्हेन द करंट फ्लो, जब करंट फ्लो होता है, द कंपस निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। तो कंपस निडल जो है जिस ओरिजिनल डायरेक्शन में थी वहाँ से वो डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती है, हिलना शुरू कर देती है। लेकिन ये कब होता है, जब जो है करंट फ्लो होता है। तो जैसे आप स्विच को ऑन करोगे करंट फ्लो होगा, क्योंकि सेल लगा हुआ है, करंट फ्लो होगा। तो जैसे ही करंट फ्लो होगा वो जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करने लग जाएगी। व्हेन द करंट स्टॉप, जैसे ही करंट को आप स्टॉप करोगे, यानी कि स्विच को जो है आप ओपन कर दोगे, तो जो निडल है वापस उसी अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में आ जाएगी। एज वी हैव लर्न अर्लियर, हमने पहले भी इन द चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 6 में पढ़ा था, द कंपस निडल इज अ टाइनी मैग्नेट which deflect when a magnet is brought near it, and this magnetic effect can act through and non-magnetic material kept in between। तो हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था कि जो कंपस निडल होती है ना, एक छोटा सा मैग्नेट होती है। तो जैसे ही आप इसके पास कोई मैग्नेट वाली चीज़ लेके आओगे या मैग्नेट लेके आओगे ना, तो ये जो है क्या शुरू कर देती है, डिफ्लेक्ट होना शुरू कर देती है, हिलना शुरू हो जाती है। बट वाई डज द कंपस निडल डिफ्लेक्ट व्हेन द करंट फ्लो थ्रू द वायर। लेकिन जो कंपस निडल है वो डिफ्लेक्ट क्यों करती है जब वायर में से करंट फ्लो होता है।
द डिफ्लेक्शन इंडिकेट्स दैट द करंट कैरिंग वायर वॉज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन द कंपस निडल। अब डिफ्लेक्शन से हमें ये पता चलता है, डिफ्लेक्शन हमें ये इंडिकेट करता है कि जो वायर है उसके अंदर वो अपने साथ करंट को लेके आ रही है, ठीक है, और उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट है ऑन द कंपस निडल। अब हमें ये बात किससे पता चलती है, ये हमें कंपस निडल से पता चलता है। जैसे वो डिफ्लेक्ट करती है तो हमें पता चल जाता है कि जो वायर है उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, करंट है और उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट भी है। व्हेन द करंट स्टॉप, जैसे ही करंट स्टॉप हो जाता है, द मैग्नेटिक इफेक्ट डिसअपियर, तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो उसका खत्म हो जाता है। द कंपस निडल टू ओरिजिनल डायरेक्शन, तो वापस वो ओरिजिनल डायरेक्शन में जो है निडल वो आ जाती है। द रीजन अराउंड द मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर where its magnetic effect can be felt such as by the deflection of compass needle is said to be magnetic field। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड वो होता है, यहाँ पे लिखा है कि जब कंपस हमारी डिफ्लेक्ट कर रही है ना, उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हमें ये पता चल रहा है कि उस एरिया में, उस रीजन के जो चारों तरफ जो है ना, द रीजन अराउंड द, उसके चारों तरफ क्या है, मैग्नेट है और उसके चारों तरफ जो है करंट है। जब जो निडल है वो डिफ्लेक्ट होता है तो हमें ये पता चलता है कि उस जगह के चारों तरफ एक तो करंट फ्लो हो रहा है और साथ में ही उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी है, मैग्नेट भी है उसके चारों तरफ। इसी को जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। फिर उस जगह को ना मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, यानी कि वो जगह फिर मैग्नेटिक फील्ड होती है। यहाँ लिखा है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, यानी कि जो वायर है, जब इलेक्ट्रिक करंट एक वायर के थ्रू जो है फ्लो करती है, यानी कि उसका करंट फ्लो होता है वायर के थ्रू, इट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। दिस फिनोमिना, ये जो फिनोमिना है, इज नोन एज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो फिनोमिना है कि जो क्या फिनोमिना है, देखो ये फिनोमिना जो हमने ऊपर पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर के अंदर जब हमारा करंट फ्लो होता है तो उसके जो चारों तरफ है वो मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, और इसी फिनोमिना को मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। द मैग्नेटिक फील्ड डिसअपेयर, अब मैग्नेटिक फील्ड तब डिसअपेयर होता है जब करंट फ्लो होना रुक जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने बोला है कि वी हैव लर्नड अबाउट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक करंट इन द अर्लियर ग्रेड्स। हमने पिछली क्लासों में मैग्नेट के बारे में भी पढ़ा था और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी पढ़ा था। आई यूज टू थिंक दैट देयर वॉज नो लिंक बिटवीन द टू। वो ये कह रही है कि मुझे ये लगता था कि इन दोनों के बीच में कोई भी लिंक नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी अलग होती है, मैग्नेट अलग होती है। बट नाउ वी फाउंड दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट आर लिंक। अब मुझे पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी और जो मैग्नेटिक इफेक्ट हैं ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं। समझ में आ गया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आपने अच्छे से समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में यहाँ पे लिखा है, उन्होंने भी ये सेम चीज़ जो है इन्हीं के थ्रू हमें पता चली कि इसके बीच में जो है एक लिंक होता है। तो देखो यहाँ पे पढ़ते हैं, यू हैव जस्ट नाउ द मेड द सेम डिस्कवरी विच वॉज मेड बाय द साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। इन्होंने 1820 में एक डिस्कवरी करी थी, दैट इज़ डिस्कवरी दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक आर लिंक्ड, जिसमें पता चला था, इन्होंने खोज करी थी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है आपस में लिंक होते हैं। ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क, ये डेनमार्क के अंदर एक प्रोफेसर हैं। इट इज़ सैड दैट वंस वाइल गिविंग एन डिमॉन्स्ट्रेशन, एक बार इन्होंने कहा जब ये डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे थे, यानी कि जब वो एक प्रदर्शन होते हैं ना, वो जब ये कर रहे थे तब उन्होंने ये कहा था, उन्होंने नोटिस किया था कि जब एक इलेक्ट्रिक सर्किट वॉज क्लोज्ड और ओपन, जब इलेक्ट्रिक सर्किट को जब क्लोज्ड और जब उसको ओपन किया था ना, द निडल ऑफ मैग्नेटिक कंपस लाइंग नियर बाय, जो उसके पास एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक कंपस पड़ा हुआ था, जब ये सर्किट को क्या कर रहे थे, क्लोज और ओपन कर रहे थे, तो उस टाइम पे उसके पास में एक मैग्नेटिक कंपस पड़ा हुआ था जिसकी जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करने लग गई थी। ही इन्वेस्टिगेटेड दिस एंड व्हेन ही वॉज सर्टेन दैट एन इलेक्ट्रिक करंट इंडीड प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, तो इससे उनको पता चला था, ही इन्वेस्टिगेट दिस एंड व्हेन ही वॉज सर्टेन दैट कि इलेक्ट्रिक करंट इंडीड प्रोड्यूस्ड, कि इलेक्ट्रिक करंट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस्ड होता है, तब इनको समझ में ये बात आई थी, पता चला था कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी होता है उसके अंदर।
तो ही पब्लिश, तब उन्होंने पब्लिश किया जो भी उन्होंने फाइंड किया था ये, फिर इसको पब्लिश कर दिया। और जो बाकी के साइंटिस्ट थे उन्होंने भी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उसको बार बार रिपीट किया, चेक किया। इफ़ दे गॉट द सेम, क्या ये सेम हो रहा है हर बार, एंड द फर्दर इन्वेस्टिगेटिंग द कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो ऐसे उन्होंने जब बार बार चेक किया और इससे इन्वेस्टिगेट किया और उनको पता चला कि जो है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, कैसे इनका लिंक होता है, क्या इनके बीच में कनेक्शन होता है, फिर इनको ये पता चला। उसके बाद ही धीरे धीरे सबको पता चला और आज हम भी इस बुक के जरिए हमें भी पता चल रहा है, आपको भी पता चल रहा है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब जो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर जो मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है, इसके लिए बहुत सारे जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जैसे कि किस किस में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, जैसे कि हमने ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेट देखा था ना, जिसकी आपको मैंने पिक्चर भी दिखाई थी, एंड वो तो हमारा क्रेन था। इलेक्ट्रोमैग्नेट पता क्या होता है, तो जब उस क्रेन के ऊपर जो नेल लगी हुई थी और उसके ऊपर जो वायर लिपटी हुई थी, जिसकी वजह से वो क्या बन गया था, जब उसमें करंट फ्लो हुआ तो फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया था। तो यहाँ पे उसी डिवाइस की बात हो रही है कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक बेल्स होती हैं, मोटर्स होती हैं, फैंस होती हैं, लाउड स्पीकर्स होते हैं एंड मोर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो होता है, ठीक है। जब करंट जो इलेक्ट्रिसिटी, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट, इसके लिए बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि इन सब चीज़ों में ये होता है। अब यहाँ पे इसने बोला है कि कैन वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी करंट टू मेक अ मैग्नेट। अब हम इसको बता सकते हैं ना, अब इसने पूछा है कि क्या हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम मैग्नेट बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। अभी तो हमने ऊपर पढ़ा कि उसमें जो है किस तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, हमने पढ़ा ना। अब यहाँ पे हम 4.1 का पॉइंट 1 इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पर पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं। इसको हम एक्टिविटी 4.2 लेट अस एक्सप्लोर से यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है टेक अराउंड 50 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ ऑफ फ्लेक्सिबल इंसुलेटेड वायर एंड आयरन नेल एंड इलेक्ट्रिक सेल एंड फ्यू आयरन पेपर क्लिप्स। आपको यहाँ पे क्या क्या लेने के लिए बोला गया, एक तो 50 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ आपको एक फ्लेक्सिबल इंसुलेटेड वायर लेनी है। इंसुलेटेड वायर का मतलब होता है जो नॉर्मल वायर्स होती हैं और उसके ऊपर एक प्लास्टिक लगा होता है ना, उसी को इंसुलेटेड वायर कहते हैं। एक आपको आयरन नेल यानी कि कील लेनी है, एक आपको इलेक्ट्रिक सेल लेना है और कुछ आपको आयरन पेपर क्लिप्स लेने हैं, जैसे कि इस पिक्चर में देख लो, ये आयरन पेपर क्लिप्स हो गया, ये नेल हो गया, ये उसके ऊपर वायर लगाई हुई है इन्होंने, एक यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सेल हो गया। ये सारी चीज़ें आपको लेनी है। उसके बाद देखो क्या करना है, यहाँ पे टाइटली रैप द वायर अराउंड द नेल इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल। अब आपने उस नेल के ऊपर यानी जो कील है उसके ऊपर आपने बहुत टाइटली इस तरीके से वायर को जो है वो रैप कर देना है, ठीक है, एज शोन फिगर 4.2 एंड सिक्योर इट विद एन एडिसिव टेप के साथ आपने उसको यहाँ पे इसको रैप कर लेना है, ठीक है। एडिसिव टेप लगा लेनी है आपने, यहाँ पे आप लगाओगे ना एडिसिव टेप, क्योंकि इसको आप सेल्स इसको जो है वो कनेक्ट करोगे यहाँ पे। अभी जो वायर आपने लगाई है तो यहाँ पे 2 एडिसिव टेप लगा लोगे, जो ब्लैक कलर की टेप्स आती है ना, जो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी वाले होते हैं उनके पास भी होती है, तो वो आपने यहाँ पे लगा लेनी है इस तरीके से। उसके बाद इन्होंने यही लिखा हुआ कि इसके जो दोनों वायर के जो एंड हैं उसको आपने ऐसे सेल के साथ कनेक्ट कर लेना है। टेक केयर टू नॉट कनेक्ट द वायर टू द सेल ऑफ फॉर मोर देन अ फ्यू सेकेंड्स, अदरवाइज द सेल मे बी वीकन क्विकली। तो थोड़ी देर के लिए करना है, ज़्यादा देर के लिए नहीं। अगर लंबे टाइम तक रखोगे तो सेल बहुत जल्दी वीक हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको कनेक्ट कर लो। जब आप इसको कनेक्ट कर लोगे तो ब्रिंग द नेल क्लोज टू द आयरन पेपर क्लिप एंड लिफ्ट अप, डू द क्लिप्स हैंग एंड एंड्स ऑफ द नेल। तो आप क्या करोगे, जो आसपास पेपर क्लिप पड़े हुए थे ना जो आयरन के थे, वो इसके साथ जो है वो चिपकने शुरू हो जाएंगे, आप ऐसे देखोगे, ठीक है। उसके बाद डिसकनेक्ट द वायर फ्रॉम द सेल। फिर आपने क्या करना है, ये जो आपने वायर लगाई हुई थी ना सेल के साथ, इनको यहाँ से हटा दो, डिसकनेक्ट कर दो, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट। अब करंट फ्लो नहीं करेगा ना वायर के अंदर, तो अब जो है क्लिप्स वो क्या होंगे, क्या वो क्लिप्स गिर गए नीचे? बिल्कुल वो गिर जाएंगे नीचे, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट अब उसमें जो है वो नहीं है, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो है अब उसके अंदर नहीं है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कॉइल, जब इलेक्ट्रिक करंट उस कॉइल के थ्रू जब फ्लो कर रहा था तो जो क्लिप थे वो क्लिंग हो गए थे, उसके साथ चिपक गए थे।
बट व्हेन द करंट स्टॉप, जैसे ही करंट स्टॉप हुआ, द क्लिप नो लॉन्गर क्लिंग, अब उसके साथ वो चिपके हुए नहीं है। लेट अस नो ट्राई इन्वेस्टिगेट दीज ऑब्जर्वेशन इन डिटेल थ्रू द एक्टिविटी 4.3। इसको और भी डिटेल में समझेंगे एक्टिविटी 4.3 में। यहाँ पे आपको 100 सेंटीमीटर एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल इंसुलेटेड वायर लेनी है, जैसे कि ऊपर ली थी वैसे ही आपको लेनी है। एक पीस ऑफ चार्ट पेपर लेना है, आयरन नेल लेनी है, इलेक्ट्रिक सेल लेना है, 2 मैग्नेटिक कंपस भी आपको लेनी है, एंड फ्यू आयरन स्टील पेपर क्लिप। देखो यहाँ पे हम पिक्चर में देख लेते हैं, यहाँ पे हमें सब चीज़ें दिखा रखी हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले जो आपने एक पेपर लिया ना उसको आपने रोल कर लेना है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है ऐसे, इस टाइप से आपने रोल कर लेना। और इसके ऊपर ना आपने रोल करने के बाद आपने इसको इस तरीके से रोल करना है पेपर को, जैसे आप एक पेंसिल होती है ना आपकी, पेंसिल से उतनी ही उसकी विड्थ होनी चाहिए। सिक्योर इट एन एडिसिव टेप, उसके ऊपर एक टेप लगा दो ताकि वो अच्छे से रोल हो जाए, वो खुले ना। उसके बाद उसके ऊपर जो आपने 50 सेंटीमीटर की जो इंसुलेटेड वायर ली थी वो उसके ऊपर रैप कर दो, इसके ऊपर जैसे इस पर हो रखी है रैप, ये देख लो ऐसे ऐसे इस पर रैप हो रखी है ना, इसके ऊपर रैप कर दो। तो ये जो आपने बनाया था पेपर से वो एक सिलेंडर टाइप का था, सिलेंड्रिकल कॉइल एज शोन द फिगर, ऐसे तो आप उसके ऊपर करोगे रैप। सिक्योर द वायर विद द एडेसिव टेप, तो आप ना जब उसको वायर जब लपेटोगे उस पेपर के ऊपर, पेपर रोल के ऊपर, तो उस साइड में थोड़ी सी टेप भी आप लगा देना ताकि वो वायर जो है वो निकले ना। उसके बाद आपने अब क्या करना है, प्लेस द कंपस नियर द 2 एंड्स ऑफ द सिलेंड्रिकल रोल। अब आपने इसके जो है दोनों तरफ आपने क्या करना है, इस तरीके से कंपस जो है आपने रख देने हैं। प्लेस द कंपस नियर 2 एंड्स, दोनों एंड्स की तरफ, यानी कि इसके दोनों एंड्स की तरफ। तो कनेक्ट द 2 एंड्स ऑफ द कॉइल विद द टर्मिनल ऑफ द सेल एज शोन इन द फिगर 4.3c। फिर आपने इसको से सेल से कनेक्ट कर देना। सेल से जब आप इसको कनेक्ट कर दोगे तो आप इसमें ऑब्जर्व द मैग्नेटिक कंपस। आप देखो मैग्नेटिक कंपस में कुछ आपको चेंजेस नज़र आ रहे हैं, डू यू फाइंड एनी डिफ्लेक्शन, कोई आपको डिफ्लेक्शन नज़र आ रहे हैं इन कंपस की निडल के अंदर, तो वो आपको देखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिर से जो वायर है ना उसको आपने डिस्कनेक्ट कर देना है सेल से, आपको उसको हटा देना है। डू द निडल ऑफ द कंपस कम बैक, क्या वापस वो अपनी जगह पे आ गई हैं, निडल ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई है। तो जब आप उसको कनेक्ट करोगे सेल से वायर को तो वो तो बिल्कुल डिफ्लेक्ट करेंगी क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया उसके अंदर। लेकिन जब आप उसको सेल से हटा दोगे वायर्स को तो फिर वो तो नहीं करेगी, वो तो वापस अपनी ही पोजीशन पे आ जाएगी निडल। अब इसी तरीके से उन्होंने सेम इसी चीज़ को बोला है कि आपने जो ये बनाया था ना इसके अंदर अब आप नेल डाल दो ऐसे, ठीक है। नेल डालने से क्या होगा, देखो नेल डालने से ये होगा, इंसर्ट एंड नेल आयरन नेल इन द पेपर सिलेंडर जो आपने बनाया था, एंड रिपीट द स्टेप, फिर से सारे स्टेप रिपीट करो, उसको सेल से कनेक्ट कर दो वायर्स को। इज देयर एनी डिफरेंस इन डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपस निडल, क्या आप कोई डिफ्लेक्शन हो रहा है कंपस निडल में। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये 2 थे कंपस, ठीक है, पहले ये ऐसे थे, तो जब हमने इसको इसके साथ कनेक्ट किया मतलब इसके पास जब रखा तो हल्का सा डिफ्लेक्ट हुआ, यानी कि जब ये इस पे था बिल्कुल ऐसे था, 0 पे था, तो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होकर इधर हो गया, यानी कि 0 पे थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होकर इधर हो गया, हल्का डिफ्लेक्ट हुआ, कम। लेकिन जब आपने इसके अंदर आयरन नेल डाला तो देखो ये कितना ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है ये, ठीक है, देख रहे हो आप कितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन हुआ है इसमें। तो प्लेस सम आयरन पेपर क्लिप नियर द 2 एंड ऑफ द नेल। अब इसके दोनों तरफ जो है ना आपने क्या करना है, आयरन नेल्स जो हैं, जो पेपर क्लिप थे उसको आपने लगाना है। आर द क्लिप अट्रैक्टेड टू एंड ऑफ द नेल्स, क्या इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, हम देख रहे हैं ना इसके साथ चिपक रहे हैं। इट इज़ ऑब्जर्व दैट व्हेन करंट इज पास थ्रू द सिलेंड्रिकल कॉइल इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट एंड डिफ्लेक्ट द निडल ऑफ मैग्नेटिक कंपस। इससे हमें ये पता चल रहा है, हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब व्हेन द करंट इज पास थ्रू द सिलेंड्रिकल कॉइल, जब इस सिलेंड्रिकल कॉइल के थ्रू जब करंट फ्लो कर रहा है, पास कर रहा है, तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तभी तो क्या हो रहा था, जो निडल थी वो क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी मैग्नेटिक कंपस की। ऊपर जब हमने देखा था व्हेन एन आयरन नेल इज इंसर्टेड इन कोर, जब इसके अंदर आयरन नेल डाला गया, इसके अंदर जब आयरन नेल डाला गया तो देन द कॉइल बिकम अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट, तो जो वो कॉइल थी ना वो एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेट बन गई। जब तक उसके अंदर आयरन नहीं था, डिफ्लेक्ट तो तब भी हो रहा था लेकिन बहुत हल्का सा डिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन जैसे ही उसमें आयरन नेल डाल दी तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो गया उसके अंदर।
द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास नीडल इज मच मोर, बहुत ज़्यादा हो गया। इट ऑल्सो अट्रैक्ट्स आयरन क्लिप्स, और वो आयरन क्लिप्स को अट्रैक्ट करने लग गया, आयरन क्लिप्स जो है उससे अट्रैक्ट होने लग गई। व्हेन द करंट स्टॉप, जैसे ही करंट स्टॉप हुआ सिलेंड्रिकल कॉइल के अंदर, तो उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो लॉस हो गया, ख़त्म हो गया। अ करंट कैरिंग कॉइल दैट बिहेव एज अ मैग्नेट कॉल इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब जो उस कॉइल के अंदर जो करंट था वो कैसे बिहेव कर रहा था, एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मोस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैव एन आयरन कोर और मेक देम स्ट्रॉन्गर। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे लिखा, फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखें तो मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ज़्यादातर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं वो किसके होते हैं, आयरन कोर के से बने हुए होते हैं, ताकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो सके, आयरन से बने होते हैं, आयरन कोर से। डज इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑल्सो हैव टू पोल्स लाइक बार मैग्नेट। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट के भी दो पोल्स होते हैं, जैसे कि बार मैग्नेट के होते हैं ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होता है उसके अंदर, क्या ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी दो पोल्स होते हैं? इसको अब हम यहाँ पर समझते हैं एक्टिविटी 4.4 में। लेट अस इन्वेस्टिगेट। यहाँ पे लिखा हुआ है टेक द इलेक्ट्रोमैग्नेट मीट इन एक्टिविटी 4.3 एंड मैग्नेटिक कंपास लेबल द टू एंड ऑफ द कॉइल ए एंड बी। देखो इस तरीके से यहाँ पे जैसे इन्होंने हमें दिया हुआ ना, ऐसे हमें बनाना है जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट था ना, तो उसकी एक पे आप ए लिख दो, एक साइड पे आपने ऐसे बी लिख देना है। और आगे देखो, प्लेस द मैग्नेटिक कंपास नियर द एंड ए ऑफ द कॉइल एज शोन फिगर 4.4a। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इस फिगर में यहाँ पर आपने इसके पास जो है कि यहाँ पे आपने मैग्नेटिक कंपास आपने रख देना है, ठीक है। ये ए वाले में इन्होंने हमें बोला है। उसके बाद लिखा है कनेक्ट द कॉइल ऑफ द सेल एंड ऑब्जर्व द कंपास, नोट डाउन विच पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास अट्रैक्टेड टू ए एंड ए। अब जब इसको आप कनेक्ट कर दोगे सेल से, तो फिर आप देखना जो आपने यहाँ पर इसके पास ए के पास जो आपने ये मैग्नेटिक कंपास रखा है, तो आप इसमें क्या नोट कर रहे हो, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि इसमें कोई डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो उससे पहले ना आप ये समझ लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो एज वी हैव लर्न अर्लियर, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब दो मैग्नेट्स आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, जब दो मैग्नेट को हम एक दूसरे के पास लेके आते हैं, देयर आर अनलाइक पोल, जब उनके अनलाइक पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अगर दोनों पोल अलग अलग हैं, नॉर्थ और साउथ हैं, तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, है ना। सो इफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास इज अट्रैक्टेड टूवर्ड एट एंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, देन एंड ए इज साउथ पोल। अगर इसका जो है मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल इसके साथ ए के साथ अगर अट्रैक्ट हो रहा है, तो फिर समझ जाओ ये तो नॉर्थ है, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे ना नॉर्थ वाली साइड से ही करेंगे। तो अगर वो इसके साथ अट्रैक्ट हो रहा है तो समझ जाओ फिर ये साउथ है, ऐसे हमें पता चल जाएगा। अगर वो अट्रैक्ट हो रहा है तो एक नॉर्थ है और एक साउथ है। अगर वो अट्रैक्ट नहीं हो रहा तो इसका मतलब दोनों नॉर्थ हैं या फिर दोनों साउथ हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि रिपीट करो इसी प्रोसीजर को, ये पता लगाने के लिए एंड बी में कि उसमें क्या होता है। अगर हम इसको यहाँ से करें, इस वाले से यहाँ से, अब इसको दोबारा इस प्रोसीजर को रिपीट करो और पता लगाओ इसमें क्या होता है। तो इन्होंने बोला है कि उसमें आपको कुछ दिखा, डिड यू फाइंड दैट द प्लोरैरिटी ऑफ एंड बी इज ऑपोजिट टू द प्लोरैरिटी ऑफ एंड ए। तो आपने क्या पाया कि जो हमारी एंड बी थी उसकी अगर प्लोरैरिटी की बात करें तो क्या वो हमारी एंड ए से अलग है। प्लोरैरिटी का मतलब होता है कि ऑपोजिट, बिल्कुल जो उसके अंदर क्वालिटी है, जो हमारी एंड ए में जो क्वालिटी है, जैसे अगर वो नॉर्थ पोल है तो क्या हमारा जो एंड बी है वो बिल्कुल उससे ऑपोजिट है, उसकी क्वालिटी बिल्कुल उससे अलग है। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि वी लर्न इस ग्रेड 6 कि जो मैग्नेट्स होते हैं उसके दो पोल्स होते हैं। जस्ट लाइक इसी तरीके से जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसके भी दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। यही तो कोर्स का क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के भी क्या दो पोल्स होते हैं, तो बिल्कुल इसके दो पोल्स होते हैं। तो यहाँ पर हमें बोला गया है थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट की तरह सोचना है और रिपीट करनी है। ऊपर जो हमारी 4.3 की जो एक्टिविटी थी ना, तो जो फर्स्ट था उसमें आपको क्या करना है, पहले आपके उसके अंदर एक सेल था, पहले आप देख लो 4.3, ये देखो यहाँ पर आपका जो है वो यहाँ पर एक सेल था, यहाँ पे जो लगाया ना, ये देखो ये एक सेल लगा रखा है इसमें।
तो यहाँ पर इन्होंने अब कहा है कि इसकी जगह आपको क्या करना है, एक की जगह ना आपको 2 से 4 सेल लगाने हैं, 2 and 4, 2 या 4 सेल लगा सकते हो एंड द सेम कॉइल, उसी सेम कॉइल के अंदर 2 सेल जो हैं, 2 सेल्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल्स, बट वट डू यू ऑब्जर्व। अब 2 सेल आपने लगाए, उसके ऊपर जो है, लेकिन जो उसके ऊपर वायर जो लिपटी हुई है ना, जो कॉइल लिपटी हुई है, वो डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स हैं, मतलब वो अलग अलग तरीके, मतलब उसमें लिपटी हुई है। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, देखो क्या ऑब्जर्व करते हैं, इन्होंने नीचे समझाया हुआ है, और कैसे डिफरेंट टर्म्स ऑफ कॉइल लिपटी हुई है उसके ऊपर, वो भी इसमें पता चल जाएगा। अभी देखो, अ सिंगल सेल प्रोवाइड्स ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। जो एक सिंगल सेल होता है ना, अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट में अगर सिंगल सेल लगाओगे तो फिर उसके कितनी वो देगा, करंट कम ही देगा ना, क्योंकि सिंगल सेल है। सो द मैग्नेटिक फील्ड इज वीक, तो थोड़ा फिर वीक होता है उस टाइम पे। एज अ रिजल्ट द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल इज लेस देन द कॉइल कैन ओनली अट्रैक्ट अ फ्यू क्लिप। अगर सिर्फ सिंगल सेल होगा तो जो कंपास की जो निडल है उसने अगर डिफ्लेक्शन देखोगे ना तो वो भी थोड़ी कम होगी। जैसे कि हमने ऊपर देखा सिंगल सेल था, तो उसमें हमने ऊपर वाले में जब देखा था ना, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन कम हो रही थी, इस वाले में, इसमें क्या था, डिफ्लेक्शन कम थी। लेकिन इसका तो रीज़न यहाँ पे कुछ और था ना। लेकिन वैसे अगर हम देखें तो अगर सिंगल सेल की बजाय अगर आप इसमें 2 सेल लगा देते हो या 4 सेल लगा देते हो तो ये ज़्यादा पावरफुल नहीं बन जाएगा। या फिर अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे अगर सेल डबल कर देते हैं, 2 या 4 कर देते हैं, तो डिफ्लेक्शन में फ़र्क पड़ेगा ना, वो ज़्यादा तेज हो जाएगा डिफ्लेक्शन फिर उसका। तो यही चीज़ उन्होंने लिखी हुई है, अ बैटरी विद मोर सेल गिव अ लार्जर करंट एज कंपेयर टू दैट विद अ सिंगल सेल। अगर सिंगल सेल से ज़्यादा अगर हम सेल्स को बढ़ा दें तो फिर करंट जो है ना, उसका जो अमाउंट है ना, वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हम सिंगल सेल से कंपेयर करें तो फिर ज़्यादा बैटरी होगी, ज़्यादा सेल्स होंगे तो करंट भी ज़्यादा होगा। दिस क्रिएट अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, उससे क्या होगा, फिर स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। सो द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपल्स नीडल इज मोर, जो कंपल्स नीडल में डिफ्लेक्शन होगी ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एंड द कॉइल कैन अट्रैक्ट मोर क्लिप्स, और जो कॉइल है ना, वो ज़्यादा क्लिप्स को अट्रैक्ट कर पाएगी, मतलब कि जो क्लिप है फिर वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगी उसके साथ। द इंक्रीज इन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल ऑल्सो मेक द कॉइल स्ट्रॉन्गर मैग्नेट। अब ये चीज़ जो ऊपर ऐसे लिखी हुई थी कि यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा था, देखो ये जो ऊपर हमने पढ़ा था ना, 2 सेल बट डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। अब ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई है कि जो द इंक्रीज इन नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल, जब हम कॉइल जो होती है ना, उसको जो हम टर्न कर रहे हैं, अगर हम उसको भी इंक्रीज कर देते हैं ना, ज़्यादा टर्न करते हैं उस कॉइल को, उससे भी क्या होता है, ऑल्सो मेक द कॉइल स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, उससे भी जो मैग्नेट है ना वो स्ट्रॉन्ग बनता है अगर ज़्यादा बार आप कॉइल को टर्न कर देते हो। तो 2 इन्होंने बताया कि अगर आप सेल ज़्यादा लेते हो तो उससे भी आपका जो करंट ज़्यादा हो जाता है, अगर आप कॉइल को ज़्यादा टर्न करते हो तो उससे भी मैग्नेट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इसी एक्टिविटी को आपने 4.4 के साथ करना है, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। सो द स्ट्रेंथ of the electromagnet can be changed by changing the amount of electric current flowing through the coil or the number of turn of the coil or both. Also its poles can be reversed by changing the direction of the current. तो यही वाली एक्टिविटी आपको जो क्या करनी है, इसके साथ भी यहाँ पे करनी है। तो ज़्यादा सेल लगाओगे तो इसमें जो डिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा होगा और हमें नॉर्थ और साउथ पोल का भी जो इसमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो यही सेम एक्टिविटी इन्होंने इसके साथ भी करने के लिए बोली है। अब यहाँ पे देखो, अ स्टेप फर्दर, डू यू रिमेंबर लर्निंग अर्लियर इन द चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट एंड क्यूरियोसिटी, ग्रेड 6 में आपने पढ़ा था, दैट द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बिकॉज अवर अर्थ इटसेल्फ बिहेव लाइक अ जाइंट मैग्नेट। अब यहाँ पे लिखा है कि आप क्लास 6 में आपने पढ़ा था, जैसे कि हम मैग्नेट को लटका देते हैं, ठीक है, तो उस समय पे क्या होती है, अगर वो नॉर्थ डायरेक्शन में है तो वो नॉर्थ में रहती है, साउथ डायरेक्शन में अगर आपने लटकाई है तो वो साउथ में रहती है। क्यों ऐसा रहता है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है ना, वो भी जो है एक क्या है, एक जाइंट मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, काम करती है। बट वाई डज अर्थ बिहेव लाइक अ मैग्नेट, अब जो अर्थ है वो मैग्नेट की तरह काम क्यों करती है, वो डीप इनसाइड द अर्थ की बहुत गहराई में जब नीचे जाते हैं, द मूवमेंट ऑफ लिक्विड आयरन इन द कोर, जो कोर के अंदर जो आयरन की मूवमेंट हो रही होती है ना, उसमें कोर के अंदर जो लिक्विड आयरन की जो मूवमेंट होती है, उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट हो जाता है। समझ आ रही है आपको,
जब अर्थ के डीप में जाते हैं तो अर्थ के डीप में कोर होता है, उस कोर के अंदर क्या होता है, लिक्विड आयरन होता है, उसकी मूवमेंट हो रही होती है लिक्विड आयरन की। तो जब वो मूवमेंट हो रही होती है तो उससे इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट हो जाता है, विच जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड, जिससे क्या बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। मैनी माइग्रेटरी बर्ड, ऐसी बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स है जो जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती है ना, माइग्रेटरी बर्ड्स, फिश, एनिमल जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो इसी फील्ड को यूज़ करते हैं कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस को चेंज करने के लिए। इसी फील्ड को, इसी मैग्नेटिक फील्ड को वो यूज़ करते हैं। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो एक्ट एज अ शील्ड। अब जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये एक तरह से हमारी अर्थ का एक शील्ड की तरह भी काम करता है। वो क्या करता है, ब्लॉक करता है हार्मफुल पार्टिकल्स को जो स्पेस से आते हैं, और हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। अब यहाँ पे लिखा है, आर इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑल्सो यूज इन रियल लाइफ फॉर लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट हम अपनी रियल लाइफ में भी यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए। अब यहाँ पे समझते हैं 4.1 का पॉइंट 2, लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट दैट मे बी हंग टू द क्रेन्स। अभी जो लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, ये हमारा क्रेन्स में लगा होता है, क्रेन में बहुत बड़ा होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है काफ़ी ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट, और क्रेन्स में लगा होता है। द क्रेन ऑपरेटर कैन कंट्रोल द मैग्नेट बाय स्विचिंग द करंट ऑन ऑफ। हम जो भी कोई क्रेन को चला रहा है ना, वही इसको कंट्रोल करता है स्विच को ऑन ऑफ करके। व्हेन द करंट इज टर्न ऑन, जब करंट ऑन होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है, लिफ्ट कर लेता है, वो सब चीज़ों को उठा लेता है जो आयरन और स्टील की होती हैं। व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑफ, और जब करंट स्विच्ड ऑफ होता है तो जो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, फिर उसके अंदर डिसअपियर हो जाता है, वो फिर काम नहीं करता क्योंकि स्विच ऑफ हो गया। एंड द ऑब्जेक्ट्स आर रिलीज्ड, और जो चीज़ें जो उस पर अगर चिपकी हुई है ना, तो वो सब नीचे की तरफ गिर जाएंगे, रिलीज हो जाएंगी। लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट आर वाइडली यूज्ड इन फैक्ट्रीज एंड स्क्रैप यार्ड। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, वो ज़्यादातर जो यूज़ होता है सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज में और स्क्रैप यार्ड में यूज़ होता है, टू मूव, उनको उठाने के लिए, हिलाने के लिए या उठाने के लिए। एंड सॉर्ट हैविंग मेटल आइटम एफिशिएंटली। सॉर्ट मतलब जैसे कि उसको छांटते हैं ना चीज़ों को, तो बहुत सही तरीके से उसको भी छांटने में भी वो हेल्प करता है। उसके बाद आगे देखो, अ स्टेप फर्दर। अब यहाँ लिखा है, वी हैव लर्न दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। जैसे कि हमने पढ़ा, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करता है किसी कंडक्टर वायर के थ्रू, इट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो उसके चारों तरफ क्या बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। इन द हायर ग्रेड्स, जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे, यू विल लर्न इवन मोर अबाउट दिस वंडरफुल लिंक बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक्स। जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप इसके बारे में और भी ज़्यादा पढ़ोगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के बीच में जो लिंक होता है, इंक्लूडिंग द एक्साइटिंग आइडिया, और उसके अंदर बहुत सारे एक्साइटिंग आइडियाज़। एंड जस्ट एज इलेक्ट्रिक कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, अ मूविंग मैग्नेट कैन ऑल्सो लीड टू एन इलेक्ट्रिक करंट। कि सिर्फ कैसे इलेक्ट्रिसिटी से जो हमारी मैग्नेटिज्म जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है। अ मूविंग मैग्नेट, जो मैग्नेट मूव करता है ना, अ मूविंग मैग्नेट कैन ऑल्सो लीड टू एन इलेक्ट्रिक करंट। तो वो भी किसको कैसे लीड कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक करंट जो है ना, कैन ऑल्सो लीड टू इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो मैग्नेट है वो कैसे इलेक्ट्रिक करंट को जो है वो लीड कर सकता है। इसके बारे में बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। दिस डीप कनेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इज विटल टू अवर डेली लाइफ। कैसे हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, एज इट फॉर्म द बेसिक ऑफ मैनी डिवाइस, और बहुत सारे डिवाइस में कैसे काम करता है, फ्रॉम इलेक्ट्रिक मोटर्स और पावर जनरेटर। इन सब चीज़ों में वो कैसे जो है वो काम करता है, क्या काम करता है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की, कैसे उनके बीच में लिंक है, और भी ज़्यादा जिसको हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा, डज अ करंट कैरिंग वायर गेट हॉट। क्या करंट जो है वो वायर को गर्म कर देता है। अब जो करंट होता है उससे क्या, उसमें अब हम हीट के बारे में पढ़ेंगे ना, हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे। ऊपर हमने मैग्नेटिक इफेक्ट तो पढ़ लिया, तो अब उसको समझेंगे। तो यहाँ पे एक्टिविटी 4.5, लेट अस ऑब्जर्व। पहले यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाइल डूइंग द एक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट डिड यू ऑल्सो नोटिस दैट द वायर एंड्स गॉट वार्म, व्हाई शुड दैट हैपन। जब हम ऊपर एक्टिविटी कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेट की,
तो आपने क्या ये नोटिस किया था कि जो वायर के जो एंड्स हैं वो कैसे गर्म हो गए थे? तो ऐसा क्यों हुआ था, अब हम यहाँ पे बताएंगे। तो इन दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के अंदर वी विल यूज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ वायर, एक अलग तरीके की जो वायर का हम यूज़ करेंगे जिसको नाइक्रोम वायर कहा जाता है। अब ये नाइक्रोम वायर जो है ना, अलग अलग तरीके की होती है, आयरन की भी होती है और दूसरी मेटल्स की भी होती है ये नाइक्रोम वायर। तो एक अलग तरीके की यहाँ पे वायर ले ली। टेक अ कार्डबोर्ड पीस ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का कार्डबोर्ड पीस ले लो जिसकी लेंथ हो एंड द 10 सेंटीमीटर उसकी विड्थ भी होनी चाहिए। 2 नेल्स ले लो, नाइक्रोम वायर ले लो जो थोड़ी सी मोटी वाली हो, जिसकी थिकनेस इन्होंने बताई है 0.3 मिलीमीटर हो एंड द लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, 10 सेंटीमीटर वाला, अच्छा 0.33 मीटर की उसकी थिकनेस होनी चाहिए और 10 सेंटीमीटर आप वायर ले लो और एक इलेक्ट्रिक सेल ले लो और एक होल्डर ले लो, ठीक है। स्विच एंड कनेक्टिंग वायर, एक स्विच और एक कनेक्टिंग वायर ले लो। तो सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर माउंट द नेल ऑफ द कार्डबोर्ड अबाउट 5 सेंटीमीटर अपार्ट। देखो यहाँ पे इसकी पिक्चर दिखाई है, पहले वहाँ पे आप देख लो फिर इसको पढ़ते हैं। देखो इस तरीके से बनाना है। आपने क्या करना है, ये कार्डबोर्ड लिया, इसके ऊपर ये 2 नेल्स लगाई, यहाँ पे इसका ये स्विच बना दिया, ये तो आपको आ गया ड्राइंग पिन के साथ जो बनाते हैं। यहाँ पे होल्डर में सेल लगा दिया और वायर्स को कनेक्ट कर दिया। अब बीच में जो है ना नाइक्रोम वायर लगा दी, ये देखो ये नाइक्रोम वायर बीच में लगा दी, एक इसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया, इस वायर को इसके साथ और इसको इसके साथ, और बीच में क्या करा इन्होंने, नाइक्रोम वायर लगा दी। अब आप समझो, ऊपर जो मैं पढ़ूंगी ना अब आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। माउंट द नेल्स ऑन द कार्डबोर्ड अबाउट 5 सेंटीमीटर आपने लेना है। टाई द नाइक्रोम वायर बिटवीन दीज नेल्स, दोनों नेल्स के बीच में आपने नाइक्रोम वायर को लगा देना है एंड मेक द कनेक्शन एज शोन, जैसे नीचे 4.5 में दिया गया है बिल्कुल वैसे ही आपने उसको बना लेना है। टच द नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम वायर को टच करना है। व्हाट डू यू फील, आपको क्या फील हो रहा है। मूव द स्विच ऑन पोजीशन फॉर अबाउट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के लिए इसको ऑन पोजीशन पे रखो एंड देन मूव इट बैक ऑफ, फिर इसको ऑफ कर दो। टच द नाइक्रोम वायर मोमेंटली, यानी कि धीरे से आपने उसको क्या करना है, टच करना है। आगे देखो, उसके बाद डोंट होल्ड द नाइक्रोम वायर, व्हाट डिफरेंस डू यू फील, आपने उसको पकड़ के नहीं रखना, बस थोड़ी देर के लिए टच करना है आपने, तो आपको क्या फील होता है। रिपीट द लास्ट 2 स्टेप, कन्फर्म द ऑब्जर्वेशन, ये जो लास्ट के 2 स्टेप थे ना उसको वायर को टच करने वाले रिपीट कीजिए और आपको देखिए क्या आपको क्या जो है वो कन्फर्म, आपको क्या पता चल रहा है उसके बारे में, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं जब आप उसको वायर को टच कर रहे हैं। यू मे हैव ऑब्जर्व दैट नाइक्रोम वायर फील वार्म व्हेन करंट इज पास थ्रू इट, आप ये फील करोगे कि जैसे करंट पास हो रहा है ना, अब ये नाइक्रोम वायर जो है ये गर्म हो रही है। दिस हैपन बिकॉज, ये इसलिए हो रहा है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू एनी कंडक्टर, जब इलेक्ट्रिक करंट जो है किसी भी कंडक्टर के थ्रू अगर फ्लो होता है तो इट फेसेस सम ऑप्शंस और रेजिस्टेंस टू इट्स फ्लो। अब आपने इस लाइन को ना बहुत अच्छे से समझना, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आयरन, जैसे आपके घर में क्या है, प्रेस है, आपके घर में आयरन होती है ना जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं। तो जब आप उसको ऑन करते हो तो जो उसका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो उस आयरन के अंदर आता है। तो आयरन के नीचे आपने देखा एक प्लेट लगी होती है, तो वो प्लेट क्या काम करती है उस टाइम पे, वो प्लेट काम करती है उस जो करंट आ रहा है ना उसको ऑपोजिट, मतलब वापस उसको धकेलती है, उस करंट को ऊपर की तरफ, जो है जो भी करंट उसमें फ्लो हो रहा है ना आयरन के अंदर, तो प्लेट उस टाइम पे ये काम करती है कि उस करंट को वो ऑपोजिट यानी कि पीछे की तरफ रेजिस्ट करती है उसको। जब वो उसको रेजिस्ट करती है प्लेट, तो जो करंट आ रहा था जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है। वो जो नीचे की प्लेट होती है आयरन की, प्रेस की, वो गर्म होनी शुरू हो जाती है। इसी तरीके से इन्होंने लिखा है कि कोई भी अगर कंडक्टर है तो इट फेस सम ऑपोजिशन, वो तभी गर्म होता है। कोई भी अगर हम इलेक्ट्रिक चीज़ देखें ना, वो गर्म तभी हो रही है क्योंकि जब करंट फ्लो हो रहा है तो दूसरी चीज़ उसको जो है वो रेजिस्ट कर रही है। रेजिस्ट मतलब उसके विरोध में जा रही है, उसको वापस धकेल रही है, और करंट तो फ्लो होता ही जा रहा है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हीट प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है, इट फेसेस सम ऑपोजिशन और रेजिस्टेंस टू इस फ्लो। ऐसे ही ये जो वायर है, इस वायर में क्या हो रहा है, करंट तो आ रहा है, देखो करंट इधर से भी आ रहा है, करंट इधर से भी आ रहा है, लेकिन ये जो वायर है क्या काम कर रही है, अपने आप को रेजिस्ट कर रही है, करंट को जो है वापस भेज रही है, लेकिन करंट तो फिर भी आता जा रहा है। तो इसलिए वायर क्या होगी, हीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखा है कि जो अलग अलग तरह के
जो डिफरेंट तरह के जो कंडक्टर्स होते हैं आफ्टर डिफरेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो द करंट, उसमें क्या होता है, अलग अलग तरह के कंडक्टर होंगे। कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम फ्लो करती है, तो वो कम गर्म होंगे, और जिस कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा फ्लो करेगी तो वो ज़्यादा फ्लो होंगे। तो डिफरेंट कंडक्टर ऑफर डिफरेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, तो उसमें रेजिस्टेंस भी डिफरेंट लेवल का होगा ना, अलग अलग रेजिस्टेंस होगा। अगर कंडक्टर आपका इस तरीके का है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो कर रही है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। कोई कंडक्टर आपका ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा फ्लो कर रही है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, यानी कि वो जो उसका विरोध भी ज़्यादा करेगी और वो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। अ नाइक्रोम वायर फॉर एग्जाम्पल, एक नाइक्रोम वायर जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिया, ऑफर हायर रेजिस्टेंस कंपेयर टू अ कॉपर वायर ऑफ द सेम साइज एंड लेंथ। अब यहाँ पे लिखा है जो नाइक्रोम वायर है ना, ये ज़्यादा रेजिस्ट करती है, ज़्यादा उसको जो है हायर रेजिस्टेंस करती है अगर हम कॉपर वायर से कंपेयर करें। तो इसका मतलब ये ज़्यादा गर्म होगी, अगर ये इसमें हायर रेजिस्टेंस है तो ये गर्म भी ज़्यादा होगी। जबकि ये सेम साइज और सेम लेंथ की भी आप लेके देख सकते हो। दिस रेजिस्टेंस कॉज सम ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी टू बी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। यही रेजिस्टेंस जो होता है ना, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ कंडक्टर, जब इलेक्ट्रिक करंट जो है एक कंडक्टर के थ्रू पास होता है तो फिर ये गर्म हो जाता है। समझ आई आपको? जब इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर के थ्रू अगर पास हो रहा है तो वो गर्म हो जाएगा। दिस वार्मिंग इज नोन, इसी गर्म जो ये गर्म हो रहा है ना, इसी को क्या कहा जाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो नीचे इन्होंने एक्टिविटीज़ दी हैं जिसके थ्रू आप समझ लोगे। ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखो, थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। इसमें क्या दे रखा है, दिस एक्टिविटी शुड बी कैरिड आउट द स्ट्रिक्टली अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर। ये आपको जो एक्टिविटी करनी है स्ट्रिक्टली कहा गया है कि आप अकेले नहीं करेंगे, किसी बड़े के साथ करेंगे। तो रिपीट एक्टिविटी 4.5 विद द बैटरी ऑफ 2 सेल। 4.5 जो हमारे ऊपर एक्टिविटी थी उसको हम 2 सेल से करेंगे। 4.5 कौन सी थी, ये देखो यही वाली, ये जो आपको दिख रही है। अभी ये हमारे पास 1 सेल है यहाँ पे, अब इसको जो है, इसी को जो है 2 सेल से करेंगे। तो 2 सेल से क्या होगा, देखो, व्हाट डू यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया, फॉर द सेम ड्यूरेशन डज द वायर हीट अप मोर विद 1 सेल और 2 सेल, कि 1 सेल से ज़्यादा हीट हुई थी या 2 सेल से हुई है। द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इज मोर इन द एक्सपेरिमेंट विद द 2 सेल। जब 2 सेल हो गए तो जब करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, 2 सेल में ज़्यादा करंट फ्लो करेगा ना, तो हीट भी ज़्यादा जनरेट होगी फिर। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द हीट जनरेटेड डिपेंडेड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ये क्यों हुआ, दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द हीट जनरेटेड, अब जो हीट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर जो है वो हीट डिपेंड कर रही है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट उतनी ज़्यादा हीट, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी। जितना कम इलेक्ट्रिक करंट होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, उतनी कम हीट जो है वो जनरेट होगी। द हीट जनरेटेड इन अ वायर डिपेंड ऑन द मटीरियल, उसकी थिकनेस, उसका मटेरियल, उसकी लेंथ वायर की कितनी है, एंड द ड्यूरेशन ऑफ विच करंट फ्लो, इन सब चीज़ों पे हीट डिपेंड करती है कि द हीट जनरेटेड इन वायर। अब जो हीट है जो वायर के अंदर जनरेट हो रही है वो डिपेंड करती है कि जो वायर का मटेरियल कैसा है, वायर कितनी मोटी है, वायर की लंबाई कितनी ज़्यादा है, और वो उसकी ड्यूरेशन कितने लंबे टाइम तक उसमें करंट फ्लो हुआ है। इन सब को मिला के जो है वो हीट जनरेट होती है, और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है मटेरियल, थिकनेस, लेंथ ऑफ वायर, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है। उसके बाद देखा है इन ग्रेड 7, जैसे कि आपने क्लास 7 में वी हैव लर्न दैट, हमने पढ़ा था यहाँ पे। अब जो इनकैंडेसेंट लैम्प, मतलब ये भी एक तरह का बल्ब ही है। इनकैंडेसेंट लैम्प ग्लो बिकॉज इट्स फिलामेंट इज हीटेड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट। ये जो लैम्प है, ये बल्ब है, तभी ग्लो करता था ना जब इसका जो फिलामेंट था उसमें जब क्या होता था, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता था तो फिलामेंट गर्म हो जाता था, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो करता था। मैनी हाउस होल्ड अप्लाइंसेज, ऐसे बहुत सारे घर के अंदर हमारे अप्लाइंसेज होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक रूम के हमारा सच एज इलेक्ट्रिक रूम हीटर होता है, स्टोव होता है, आयरन होती है। उसके बाद हमारी इमर्शन रोड्स होती हैं, वाटर हीटर होता है, कैटल होती है, हेयर ड्रायर्स होते हैं। वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल, ये सब इसी तरीके से काम करते हैं। इनका जो हीटिंग इफेक्ट होता है ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कि ऊपर आपको समझाया गया है।
ऑल दिस डिवाइसेस कंटेन अ रॉड और कॉइल ऑफ वायर। हर एक के अंदर एक रॉड होती है और एक वायर, कॉइल ऑफ वायर होती है, कॉल्ड द हीटिंग एलिमेंट, जिसको हीटिंग एलिमेंट्स कहा जाता है। और ये वायर्स जो होती है ना, बड़ी पतली पतली होती हैं इसके अंदर, डिपेंड करता है, जैसे कि छोटी मोटी चीज़ है कोई तो उसमें पतली पतली वायर पतली होती है पर ज़्यादा लगाते हैं उसको, जिससे कि वो हीट होती है, गर्म हो जाती है वायर, और वो जो हमारा अप्लायंस है वो भी गर्म हो जाता है। इन सम अप्लायंसेस, कुछ ऐसे अप्लायंसेस होते हैं, दिस एलिमेंट इज़ विजिबल, जिसके एलिमेंट्स तो दिखते हैं, जैसे कि आप देखोगे ना रूम हीटर का जो एलिमेंट है वो दिखता है। इट कैन बी सीन ग्लोइंग रेड रॉड, रेड हो जाती है ना उसकी जो वो रेड हॉट हो जाता है जब हम रूम हीटर लगाते हैं। हम एक तो होता है ना ब्लोअर टाइप का, वो नहीं, दूसरा वाला जो रॉड वाला हीटर होता है ना, वो रेड हो जाता है, जैसे गर्म होता है वो रेड हो जाता है। तो उसके जो एलिमेंट्स हैं वो तो दिखते हैं, जैसे कि देखो इसमें, अब इसके एलिमेंट्स क्या हैं, दिख रहे हैं, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, दिख रहे हैं। लेकिन आप इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इनके एलिमेंट्स नहीं दिखते ना। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ इन्होंने देखो, यही वही है ना, यहाँ पे सिंपल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेज है, रूम हीटर, इलेक्ट्रिक स्टोव, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक आयरन, वाटर हीटिंग, इमर्जन कॉइल, ये जो होती है, हेयर ड्राई। इमर्जन कॉइल मतलब जिससे हम पानी गर्म करने की जो रॉड होती है वो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूजफुल इन मैनी एवरीडे अप्लायंसेज, हम डेली की लाइफ में यूज़ करते हैं। बट सम टाइम, लेकिन क्या होता है, इट कैन causes प्रॉब्लम लाइक एनर्जी लूज इन वायर्स ड्यूरिंग द transmissions. Overheating in appliances may cause damage to plug and socket, where plastic part may melt or even lead to fire. तो यहाँ पे लिखा है कि इसके कुछ क्या होते हैं, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूजफुल, बहुत तरीके से तो यूजफुल है, लेकिन कई बार क्या होता है, इनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कि हमारी जो एनर्जी, लाइक एनर्जी लॉस इन वायर्स के अंदर एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाती है, जो ट्रांसमिशन है वो ओवरहीट, जब ट्रांसमिशन होता है तो उस टाइम पे वो कई बार जो हमारे अप्लायंसेज आपने देखा बहुत ज़्यादा हीट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे कि आप, अगर मैं आपको आयरन का एग्जांपल दूं, तो कई बार हमारा जो आयरन का प्लग है ना वो डैमेज हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। कोई चीज़ आपने देखी होगी, आपने घर में लगाई होगी प्लग, तो उसका जो कोई अगर अप्लायंस यूज़ कर रहे हो तो उसका प्लग जो है ना वो एकदम डैमेज हो जाएगा, कई बार उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है, एकदम से सॉकेट हो, जो उसको होता है ना उसमें एकदम से स्पार्किंग हो जाती है, ऐसी चीज़ें भी होती है ना घर में एकदम से, तो उसका जो प्लास्टिक वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, और इवन लीड और टू फायर, और आग भी लग सकती है, आग लग जाती है। इन हाउस होल्ड सर्किट्स देयर आर सेफ्टी डिवाइस प्लेस्ड इन द सर्किट टू मिनिमाइज ईच इंसिडेंट। तो देयर आर सेफ्टी डिवाइस, तो जो घरों में होता है ना, इन हाउस होल्ड सर्किट, जो घर के अंदर सर्किट्स लगे होते हैं, देयर आर सेफ्टी डिवाइस प्लेस्ड इन द सर्किट्स। तो घरों के अंदर, इसके अंदर जो सेफ्टी डिवाइस जो है, सर्किट्स लगे होते हैं, किसको कम करने के लिए, ऐसे इंसिडेंट्स को कम करने के लिए घरों में जो है क्या लगे होते हैं, सेफ्टी डिवाइस सर्किट्स लगे हुए होते हैं, जिससे कि चीज़ें जो हैं वो कम हो सके। तो यहाँ लिखा हुआ है टू प्रिवेंट अननेसेसरी हीटिंग इन हाउस होल्ड स्विच बोर्ड, इससे बचने के लिए कि घर में जो हमारे स्विच बोर्ड्स होते हैं, हाउस होल्ड हीटिंग स्विच बोर्ड्स होते हैं, उनसे प्रिवेंट अननेसेसरी, ताकि वो फालतू में ऐसे हीट ना होते रहे ज़्यादा, तो उनसे बचने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ अप्रोप्रिएट वायर्स। तो इसके लिए ये ज़्यादा अच्छा है, ज़रूरी है कि आप ऐसी वायर्स लगाएं, ऐसे प्लग्स लगाएं, ऐसे सॉकेट्स यूज़ करें दैट आर रेटेड फॉर स्पेसिफाइड इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द कनेक्शन, जो कि कनेक्शन को एक सही तरीके से, जो इलेक्ट्रिक रेट मतलब कि उतनी ही, अगर मान लो पीछे से अगर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा भी फ्लो कर रही है ना, तो वो जो इस टाइप के आजकल तो प्लग्स और वायर्स आने लग गई हैं कि चाहे पीछे से करंट कितना भी फ्लो करे, लेकिन वो जो है आगे बिल्कुल नॉर्मल जो है उसमें करंट रहता है। ठीक है, तो इस तरह की हमें अपने घर में वायर्स और प्लग्स या सॉकेट्स लगाने चाहिए। आगे है एवर हर्ड ऑफ, क्या आपने कभी सुना है, बियॉन्ड हाउस होल्ड यूज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ सेवरल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जैसे अभी तक तो हमने सिर्फ घर के अप्लायंसेस के बारे में पढ़ा कि इसमें हीट जनरेट होती है, लेकिन इन्होंने बोला है कि बियॉन्ड हाउस होल्ड, इसके अलावा अगर हम देखें तो जो इंडस्ट्रीज होती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है जिसमें कि हीटिंग इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट एज सर्वल इंडस्ट्री, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है, जिसमें से एक इन्होंने एग्जाम्पल हमें बताया है कि जैसे मान लो यहाँ पे स्टील मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है जहाँ पे स्टील बनता है,
तो वहाँ पर क्या होता है, वेयर अ स्पेशली डिज़ाइन हाई टेम्परेचर फर्नेस, वहाँ पे इस तरीके से हाई टेम्परेचर फर्नेस को डिज़ाइन किया जाता है। एक ऐसी जगह होती है, एनक्लोज स्पेस बिल्ट टू जनरेट हीट, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके, इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करके हीट प्रोड्यूस करते हैं। एक ऐसी जगह वो बनाते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करके हीट प्रोड्यूस करते हैं। फिर उस हीट में वो क्या करते हैं, जितना भी स्क्रैप स्टील होता है उसको रिसाइकल करते हैं, उसको वहाँ मेल्ट कर लेते हैं, और फिर मेल्ट करने के बाद उसका यूज़फुल स्टील जो है वो जो हमारा यूजेबल स्टील जो होता है उसको फिर वो बनाते हैं। ठीक है, तो ये हम घरों में तो यूज़ करते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में भी ये इलेक्ट्रिक करंट जो है वो यूज़ किया जाता है हीट प्रोड्यूस करने के लिए। अब आगे देखो, द पोर्टेबल सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सच एज सेल बैटरीज आर सो फैसिनेटिंग, यूजिंग दीज वी कुड लाइट अप अ स्मॉल लैम्प, मेक अ मैग्नेट एंड हीट अप अ वायर। अब इन्होंने बोला है कि जैसे पोर्टेबल सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, छोटे छोटे सेल्स हम देखते हैं, सेल्स देखते हैं, बैटरी देखते हैं, आर सो फैसिनेटिंग, ये बहुत फैसिनेटिंग है हमारे लिए। यूजिंग दिस, जब हम इनको यूज़ करते हैं तो वी कुड लाइट अप, हम तो छोटे छोटे लैम्प जला लेते हैं, हमारी कोई लाइट हम उसको ऑन कर लेते हैं, और हम उससे जो है क्या करते हैं, मेक अ मैग्नेट, मैग्नेट भी बना लेते हैं हम उससे, और उससे जो वायर है वो भी हीट अप हो जाती है, वो भी गर्म हो जाती है। तो ये कहता है येस, हाँ, बट हैव यू एवर वंडर, क्या तुमने जानने की कभी कोशिश करी है कि व्हाट इज़ इनसाइड दिस सेल, इन सेल्स के अंदर क्या होता है, एंड द बैटरीज दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, कि इनसे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है ऐसा क्या होता है इसके अंदर। तो यहाँ पर अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट विद वन ऑफ द अर्लीस्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सेल एवर मेड। तो पहले हम एक तरह के, बहुत सारे तरह के हमें बोला ना, लेट अस स्टार्ट विद वन, एक तरह के इलेक्ट्रिक टाइप ऑफ सेल से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेल हम यहाँ पे लेते हैं वोल्टाइक सेल। अब वोल्टाइक सेल क्या है इसको पढ़ते हैं यहाँ पर। यहाँ पे देखो, इसकी यहाँ पे एक पिक्चर भी हमें यहाँ पे दे रखा है, एक इसका, इसमें लिखा हुआ है अ वोल्टाइक सेल ऑल्सो नोन एज गैल्वेनिक सेल, यानी कि वोल्टाइक सेल को गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि हमें पिक्चर 4.7 में दिखा रखा है। इट कंटेन्स टू मेटल प्लेट्स मेड ऑफ द डिफरेंट मटीरियल मेड अ लिक्विड कॉल्ड अ इलेक्ट्रोलाइट। आपको इसके अंदर यहाँ पर दो मेटल की प्लेट्स दिखेंगी जिसको इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। देखो, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। तो ये इसमें लिखा है इट कंटेन टू मेटल प्लेट्स मेड अ डिफरेंट मटीरियल, अलग अलग मटीरियल से बनी है, एंड अ लिक्विड कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइट प्लेस्ड इन अ ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर। द प्लेट्स कॉल इलेक्ट्रोरोड्स, अब इनको इलेक्ट्रोरोड्स भी कहते हैं, ये जो प्लेट्स हैं इनको इलेक्ट्रोरोड्स कहते हैं, आर पार्शियली डीप इन द इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट जो है ना वो हमारा ये लिक्विड है, ये जो आप देख रहे हो, इस लिक्विड को जो है इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड कहते हैं। और जो हमारी प्लेट्स है ना इसको कहा जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रोरोड्स। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोरोड्स हैं ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर थोड़ी सी यहाँ पे पार्शियली जो है इसको डिप किया गया है, बीच में डिप है ये, विच इज़ यूजली अ वीक एसिड और सॉल्ट सोल्यूशन, जो कि क्या होता है, थोड़ा सा वीक होता है, थोड़ा सा एसिड और सॉल्ट सोल्यूशन होता है। अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द प्लेट्स एंड द इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो केमिकल है ये बीच में, जैसे कि हमने देखा ये केमिकल किस चीज़ का, उन्होंने बताया कि एसिड और सॉल्ट का केमिकल है ये। तो इस केमिकल के साथ जब इलेक्ट्रोरॉड्स मिल जाती हैं तो फिर उस टाइम पे इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इसके अंदर प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे उन्होंने दिखा रखा है इलेक्ट्रिसिटी लैम्प, यहाँ पे दिखा रखा है वायर कनेक्ट हो रखी है, तो फिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है इसमें प्रोड्यूस होती है। तो ये इस तरीके का एक सेल बताया हुआ है। व्हेन द सर्किट इज कनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो, जब सर्किट कनेक्ट होता है तो जो बिजली है वो क्या, करंट जो है फ्लो होता है फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल थ्रू द सर्कल टू द नेगेटिव टर्मिनल। ओवर टाइम द केमिकल गेट यूज्ड अप एंड द सेल स्टॉप वर्किंग, इट इज़ देन कॉल्ड डेथ एंड द कैन नॉट सप्लाइड एनी मोर इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे कि आपको पता है कि हम क्या करते हैं, जब सेल कनेक्ट, इसमें जो कनेक्ट होते हैं ना, तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट होते हैं, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट नहीं हो सकता, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट नहीं हो सकता, तो पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट होते हैं। और इन्होंने लिखा है कि जब केमिकल यूज़ हो जाता है, इसका जितना भी केमिकल जब यूज़ हो जाता है तो ये सेल जो है ना वो क्या हो जाता है, काम नहीं करता, फिर ये डेड हो गया। ठीक है,
इस तरीके से हमें पता चलेगा कि हमें कैसे पता चलता है कि सेल जो है वो डेड हो जाते हैं। अभी तो हमने एक ही सेल के बारे में यहाँ पे पढ़ा है। और हर्ड यू, क्या आपने कभी सुना है द वोल्टेनिक और गैल्वेनिक सेल गेट देयर नेम फ्रॉम टू इटालियन साइंटिस्ट एलोसेंड्रो वोल्टा एंड लुइगी गैल्वेनी। अब ये जो दो नाम है ना, ये हमारे जो सेल का जो नाम है वोल्टेनिक एंड गैल्वेनिक जो है, ये जो दो साइंटिस्ट हैं इनके नाम पर रखा गया है। जैसे कि इन दो साइंटिस्टों का नाम मैंने आपको बताया, एलोसेंड्रो वोल्टा और लुइग गैल्विन के नाम पर रखा गया है। इन द लेट 1700 एस गैल्विन नोटिस दैट अ डेथ फ्रॉग लेग किक्ड व्हेन टच विद टू डिफरेंट मेटल्स। अब गैल्विन ने क्या नोटिस किया, 1700 की जो लास्ट में एंड में उसने ये नोटिस किया गैल्विन ने कि जो एक डेड मेंढक जो है, जो मरा हुआ मेंढक जो है, उसके दोनों पैरों पे अलग अलग उन्होंने जो तांबे और लोहे के उसको जब बांधा ना, तो जब उसको टच किया तो उन्होंने देखा कि जब वो जो है वो क्या कर रहा है, दोनों को यानी कि तांबे और लोहे से छूने पर वो हिलता था, ठीक है, कॉपर और आयरन से। इट वॉज ऑलरेडी नोन बाय देन दैट इलेक्ट्रिसिटी कुड स्टिमुलेट मस्कुलर मोशन एंड गैल्विन थॉट द इलेक्ट्रिक केम फ्रॉम द फ्रॉग इटसेल्फ। तो उस समय पे ये जो है ये ज्ञात हो चुका था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो मस्कुलर मोशन का मतलब ये है कि जो बिजली है मांसपेशियों की गति से बनती है। लेकिन जो गैल्विन ने ये माना था, गैल्विन का ये कहना था कि जो बिजली है वो मेंढक से आती है। यहाँ पे लिखा ना, गैल्विन थॉट द इलेक्ट्रिसिटी केम फ्रॉम द फ्रॉग इटसेल्फ। लेकिन जो वोल्टा थे उनका क्या कहना था, बट वोल्टा हैड आ डिफरेंट आइडिया, लेकिन उनका डिफरेंट आइडिया था। देखो जो गैल्विन थे ना, उन्होंने क्या देखा था कि एक फ्रॉग है, डेड फ्रॉग है, और उसके दोनों पैरों पे उन्होंने एक पे कॉपर लगा दिया था, कॉपर से टच किया था एक पैर को, और दूसरे को उन्होंने आयरन से टच किया था। तो जब उसको टच किया था तो वो जो उसके पैर थे वो हिल रहे थे। तो उनको ये लगा, वो ये इनको ऐसा लगा, इट हैज़ ऑलरेडी, वो जान चुके थे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किससे स्टिमुलेट हो रही है, मस्कुलर मोशन से स्टिमुलेट हो रही है। और उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है फ्रॉग से आ रही है। लेकिन वोल्टा कहते थे, उनका डिफरेंट आइडिया था, वो कहते थे ही बिलीव द इलेक्ट्रिसिटी केम फ्रॉम द मेटल। उनका कहना था जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मेटल से आती है एंड नॉट द फ्रॉग, फ्रॉग से नहीं आती। टू टेस्ट दिस, ये पता लगाने के लिए ही यूज्ड सॉल्ट वाटर, उन्होंने सॉल्ट मतलब नमकीन पानी लिया, जो खारा पानी होता है ना, ही यूज द सॉल्ट वाटर, और उसके अंदर उन्होंने क्या करा, पेपर को सॉफ्ट किया, उसको डिप कर दिया, पेपर को थोड़ी देर के लिए उसको भिगो दिया, इंस्टेड ऑफ द फ्रॉग लेग एंड स्टिल गो टू द इलेक्ट्रिक करंट। अब फ्रॉग लेग की बजाय उन्होंने किसको यूज़ किया, सोक्ड पेपर को यूज़ किया, गीले पेपर को, जो कि उन्होंने सॉल्ट वाटर में डाला था। दिस शोर है, इससे ये पता चला, वॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड द लिक्विड, कि मेटल और लिक्विड को जब उन्होंने आपस में मिलाया, जिससे जो है क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, है ना, इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है वो जनरेट हुआ, लीडिंग द इन्वेंशन ऑफ द फर्स्ट बैटरी। इसी इन्वेंशन से जो है पहली बैटरी बनी। यानी किससे पता चला, मेटल और लिक्विड जब मिले तो इलेक्ट्रिक करंट जो है जनरेट हुआ और इससे पहली बैटरी बनी। तो यहाँ पे 4.6 में देखो, लेट अस कंस्ट्रक्ट, यहाँ लिखा है कैन वी ऑल्सो मेक आवर ओन वोल्टिक सेल, क्या हम अपना वोल्टिक सेल बना सकते हैं आसानी से, अवेलेबल मटेरियल, अगर मटेरियल अवेलेबल है तो क्या हम इसको बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताया हुआ इन्होंने, टेक अ 5 और 6 जूसी लेमन, 5 से 6 लेमन लो, उसके अंदर कॉपर वायर स्ट्राइप, या इसमें पिक्चर में देखते रहो, यहाँ पे जो चीज़ है उसके अंदर 1 to 2 मिलीमीटर थिक एंड द आयरन ले लो, ऑल्सो टेक द ऑन LED एंड सम कनेक्टिंग वायर, कुछ कनेक्टिंग वायर ले लो। इस तरीके से बना लो जैसे इसमें बना हुआ ना, लेमन लगे हुए हैं, इसमें नेल लगे हुए हैं, वायर से, कॉपर की वायर से इन्होंने कनेक्ट कर रखा है सारा का सारा, और यहाँ पे LED लगी हुई है, ठीक है। इंसर्ट द कॉपर वायर एंड द आयरन नेल इन वन ऑफ द लेमन, कीपिंग दैम अपार्ट बाय अ स्मॉल डिस्टेंस एज शोन इन द फिगर 4.8। ऐसे आपको पूरा बना लेना है। उसके बाद रिपीट द अबव स्टेप फॉर द रिमेनिंग लेमन, ऐसे सारे लेमन के साथ आपको कर लेना है। ज्वाइन द कॉपर वायर एंड नेल एज शोन फिगर, और सारी कॉपर वायर को आपने एक दूसरे से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। कनेक्ट द LED, उसके साथ आपने LED लगा देनी है, बिटवीन द कॉपर वायर ऑफ द फर्स्ट लेमन एंड द आयरन नेल ऑफ द लास्ट लेमन यूजिंग द कनेक्टिंग वायर, सारी सबके साथ आपने इसको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करेंगे, डज द LED ग्लो, क्या LED ग्लो कर रही है,
इफ़ द एलईडी डज नॉट ग्लो, अगर एलईडी ग्लो नहीं कर रही तो रिवर्स इट कनेक्शन, कनेक्शन को रिवर्स कर दो। डज द एलईडी ग्लो, अगर ये कर रही है तो रिमेंबर डैट, याद रखना है, डैट वी हैव लर्न अर्लियर, कि हमने पहले पढ़ा था कि करंट कैन पास थ्रू द एलईडी ओनली व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल लॉन्गर वायर ऑफ द एलईडी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द शॉर्टर वायर। ये याद रखना है, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ना, उसके साथ हमें लॉन्गर वायर को कनेक्ट करना है, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसके साथ हमें शॉर्टर वायर को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने देखो यहाँ पर ये किया है, ऐसे इन्होंने लेमन लगाए और ऐसे इन्होंने क्या करा, यहाँ पे नेल लगाया और यहाँ से इन्होंने एक वायर को कनेक्ट किया, एक यहाँ से, और जो बीच में लेमन लगाए हुए ना उनको ऐसे ऐसे इस टाइप से इन्होंने कॉपर वायर जो इसमें डालते चले गए। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रिक सेल मेड बाय यूजिंग लेमन कनेक्शन इन लेमन सेल। द एलईडी इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जो एलईडी है वो क्या होगी, किससे कनेक्ट होगी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। अ ग्लोइंग एलईडी इंडिकेट दैट योर सेल इज़ वर्किंग। इससे पता चल रहा है कि अगर आपका सेल ग्लो कर रहा है तो आपकी जो बैटरी है वो क्या है, आपका जो सेल है वो काम कर रहा है। इन दिस सेल, इससे द मेटल इलेक्ट्रोड्स आर द कॉपर वायर एंड द आयरन नेल्स। द इलेक्ट्रो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इज़ द लेमन जूस। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ना वो है हमारा जूस, लेमन जूस। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो हमारी कॉपर वायर्स हैं इसके अंदर। विच हेल्प कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यू मे ऑल्सो यूज सॉल्ट सोल्यूशन इंस्टेड द लेमन जूस। तो यहाँ पे क्या हुआ, इससे जो इससे हेल्प हो गई, क्या हेल्प हो गई, विच हेल्प कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इससे जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई। और ये कैसे हुआ, जैसे पहले हमने सॉल्ट सोल्यूशन लिया था उसकी जगह लेमन जूस ले लिया। ठीक है, और इससे क्या हो गया, बल्ब ग्लो हो गया। आगे पढ़ो स्टेप फर्दर, सम कॉमन मेटल पेयर्स, कुछ कॉमन मेटल पेयर्स ऑफ वोल्टाइक सेल आर जिंक कॉपर, जिंक सिल्वर, एल्यूमिनियम कॉपर। देखो इस तरीके से ना पेयर बना लो, वोल्टाइक सेल आर, जैसे कि जिंक कॉपर, जिंक के साथ सिल्वर, एल्यूमिनियम के साथ कॉपर, आयरन के साथ कॉपर, मैग्नीशियम के साथ कॉपर एंड लीड के साथ कॉपर, लेड होता है ना उसके साथ कॉपर। सम मेटल जैसे कि कॉपर एक्ट एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स। अब कॉपर जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की तरह हम यहाँ पे काम करेगा। येट सम ऑफ अदर, कुछ अलग जो दूसरे मेटल जैसे कि जिंक है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरह काम करेगा। दिस इज ड्यू टू देयर केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि जैसे इनकी केमिकल प्रॉपर्टी है वैसे ये काम करेंगे। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इज हायर क्लास ग्रेड्स। इसके बारे में हम जो ज़्यादा पढ़ेंगे ना बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आ जाता है हमारा 4.3 का पॉइंट 2 ड्राई सेल। अब ड्राई सेल के बारे में पढ़ेंगे। अब जो हमारा वोल्टाइक सेल था ना, वोल्टाइक सेल वर आर इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी बट दे आर नॉट कन्वीनियंट फॉर एवरीडे यूज़। अब जो इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वोल्टाइक सेल वर इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी, इसकी बहुत महत्वपूर्ण डिस्कवरी थी, बट ये हमारी डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए इतना ईजी नहीं है, कन्वीनियंट नहीं है। इंस्टेड देयर, इसकी बजाय हमारे जो ड्राई सेल है आर वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज इलेक्ट्रिक सेल टुडे। आज के टाइम पे जो ड्राई सेल है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। दे आर कॉल्ड ड्राई, इनको ड्राई कहा जाता है बिकॉज एन इलेक्ट्रोड इज़ नॉट लिक्विड बट अ थिक मॉइस्ट पेस्ट। अब जो इसका इलेक्ट्रोड होता है ना वो कोई लिक्विड नहीं होता, वो एक मॉइस्ट पेस्ट होता है, हल्का हल्का सा गीला होता है वो। द स्ट्रक्चर ऑफ आर ड्राई सेल इज शोन इन फिगर 4.9 में हमें दिखा रखा है यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है। It consists of zinc container which act as a negative terminal and a carbon rod at the center covered with the metal cap that acts a positive terminal। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इसके अंदर आप देखो ना, इट कंटेन्स जिंक। जो जिंक जो उसका ऊपर का कंटेनर आप देख रहे हो, ये जो कंटेनर है ये जिंक का बना हुआ है। और विच एक्ट एज, अच्छा कंटेनर हमारा जो ऊपर है ये इट कंसिस्ट ऑफ अ जिंक कंटेनर विच एक्ट्स अ नेगेटिव टर्मिनल, जो कि हमारा नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करता है। एंड द कार्बन रॉड एट द सेंटर कवर्ड विद मेटल कैप, ये हमारी कार्बन रॉड है ऊपर। ये किससे कवर है, ये जो ऊपर कवर है ना ये मेटल कैप दे रखी है इसके ऊपर, जो कि हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। यानी कि नेगेटिव में कौन सा है, जिंक है, और पॉजिटिव टर्मिनल में कौन सा है हमारा, ऊपर हमें मेटल कैप दे रखी है।
द कार्बन रॉड, जो बीच में आप रॉड देख रहे हो ना, ये कार्बन रॉड है जो कि सराउंडेड होती है बाय द पेस्ट लाइक इलेक्ट्रोड। अब अंदर तो क्या है, पेस्ट लाइक इलेक्ट्रोड है, उसके ऊपर इन्होंने क्या कर रखा है, कार्बन रॉड से जो इसको कवर कर रखा है। ठीक है, इसके अंदर जो हमारा इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड जो इसके अंदर है उसके ऊपर इन्होंने कार्बन रॉड से इसको कवर कर रखा है। ऊपर मेटल कैप है, नीचे जिंक है जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव है। द ड्राई सेल इज अ सिंगल यूज सेल। जो ड्राई सेल होता है एक सिंगल यूज सेल होता है, मीनिंग वंस इट इज यूज्ड अप, जब इसको एक बार हम यूज करते हैं तो इट हैज़ टू बी डिस्पोज्ड फॉर सर्वल एप्लीकेशन। रिचार्जेबल बैटरी आर इंक्रीजिंग बीइंग यूज्ड नाउ। जब हम इन ड्राई सेल को यूज़ करते हैं ना एक बार, तो उसके बाद उसको यूज़ करने के बाद हम क्या कर देते हैं, इसको डिस्पोज कर देते हैं, मतलब इसको फेंक देना होता है। तो इसके बहुत सारे, जब हम इसको बहुत बार यूज़ करते हैं तो अब जो इसकी जगह पे क्या आ चुका है कि जो हम एक बार सेल यूज़ करते हैं ना, उसकी जगह पे अब रिचार्जेबल बैटरीज आ चुकी हैं, जिसको हम बहुत बार रिचार्ज करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इनका इस्तेमाल जो है ना वो ज़्यादा हो रहा है, रिचार्जेबल बैटरीज का, क्योंकि हम उसको बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। अब रिचार्जेबल बैटरीज क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने ड्राई सेल पढ़ा, जिसको हम यूज़ करते हैं और उसको हम फिर थ्रो आउट कर देते हैं, क्योंकि वो रिचार्ज नहीं हो सकती। उसके अंदर का जो इलेक्ट्रोड होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो वो बैटरी हमारी, जो हमारा सेल है वो डेड हो जाता है। तो उसकी वजह अब क्या आ चुके हैं, रिचार्जेबल बैटरीज आ चुकी हैं। रिचार्जेबल बैटरीज कैन रिचार्ज एंड री यूज़ मल्टीपल टाइम। इसको आप जितनी मर्जी बार रिचार्ज करो, इसको री यूज़ करो। दिस प्रिवेंट वेस्टेज एंड द सेव मनी फॉर ओवर टाइम एज वेल। इससे क्या होता है, पैसा भी बचता है, जितना भी वेस्टेज होता है वही बचता है, साथ में पैसा भी बचता है। देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ रिचार्जेबल बैटरीज, बहुत तरह की होती हैं, डेट आर यूज एट डिफरेंट एप्लीकेशंस। फॉर स्मॉल बैटरीज कुछ छोटी होती हैं, जैसे कि आप वॉचेस में देखते हैं, फ़ोन्स में देखते हैं, लैपटॉप में, टैबलेट में देखते हैं। टू बिगर बैटरी डेट रन इन्वर्टर्स, जैसे कि बड़ी बड़ी बैटरी होती है, जैसे हमारी इन्वर्टर में होती है। देखो ये बड़ी बैटरी है, हमारी इन्वर्टर में होती है ना। हमारे फ़ोन में क्या होती है, छोटी बैटरी होती है जिसको हम रिचार्ज कर लेते हैं। तो इन्वर्टर में बड़ी बैटरी होती है। और ड्राइव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं ना, उनमें भी बड़ी बैटरीज होती हैं। हाउएवर रिचार्जेबल बैटरी ऑल्सो डू नॉट लास्ट फॉर एवर। तो ये क्या होती हैं, रिचार्जेबल होती हैं और कभी भी इनका जो है ख़त्म नहीं होती हैं। तो आफ्टर बीइंग चार्ज एंड यूज्ड मैनी टाइम दे स्लोली वियर आउट। हाँ, ये होता है कि जब इसको बहुत लंबे टाइम तक जब आप यूज़ कर लेते हो, बहुत बार जब रिचार्ज कर देते हो, तो उसके बाद क्या होता है, तो कई बार चार्ज करने के बाद और इस्तेमाल करने के बाद धीरे धीरे ये जो है फिर वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है, थोड़ी स्लो होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि हर चीज़ का जो है देखो एक एंड तो होता है, कोई ऐसी चीज़ तो है जो कभी ख़राब नहीं होगी, जो कभी ख़त्म नहीं होगी। चाहे वो रिचार्जेबल बैटरी भी हो, आप उसको लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक टाइम जब आएगा फिर धीरे धीरे उसकी बैटरी ख़राब होनी शुरू होती है। जैसे कि हमारे फ़ोन में भी होता है ना, नया नया फ़ोन लेते तो लॉन्ग टाइम तक वो बड़ा अच्छा चलता है उसकी बैटरी, और फिर धीरे धीरे क्या होती है, 2-3-4 साल बाद उसकी बैटरी भी ख़राब होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद आगे देखते हैं अ स्टेप फर्दर। अब यहाँ पे देखो एक और बैटरी के बारे में हमें बताया गया है। टुडे द लिथियम बैटरी इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरी फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल डिवाइस दैट यूज़ बैटरीज। अब यहाँ पे जो लिथियम आयन बैटरी है, सबसे ज़्यादा जो है, सबसे आम प्रकार की जो है रिचार्जेबल बैटरी है, मोस्ट कॉमन जो है रिचार्जेबल बैटरी है, जो लगभग सभी जितनी भी चीज़ें होती है ना रिचार्जेबल बैटरी, जिनमें सब में ये पाई जाती है। These battery wear on special metals like lithium and cobalt, which are mined and proceed in limited part of the world. अब ये जो बैटरी है, ये वाली जो बैटरी है, इस बैटरी के अंदर ये बैटरी लिथियम और कोबाल्ट जैसे विशेष मेटल पर, ऐसे विशेष जो इसके मेटल्स हैं उनसे बनी हुई है। और ये जो बैटरी है ये बहुत दुनिया के बहुत कम हिस्सों में पाई जाती है, लिमिटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर पाई जाती है। बिकॉज ऑफ दिस countries are now racing the secure supply, recycle old batteries and develop new technology। क्योंकि क्या हो रहा है, अब कंट्रीज़ क्या कर रही है, सिक्योर सप्लाई के लिए रिसाइकिल बैटरी और डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रही है। साइंटिस्ट जो है इसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। साइंटिस्ट आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द नेक्स्ट बिग लीप। बिग लीप मतलब एक बड़ी छलांग के लिए वो काम कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट बैटरीज विच रिप्लेस द लिक्विड और पेस्ट लाइक इलेक्ट्रोइड्स विद सॉलिड मटेरियल। जैसे कि अब इलेक्ट्रोलाइट्स वाले जो हमारे पेस्ट वाली बैटरी जो होती है ना, उसकी जगह वो अब सॉलिड मटेरियल वाली बैटरी को उसको रिप्लेस कर रहे हैं। इसके ऊपर काम चल रहा है। दीज फ्यूचर बैटरीज वुड बी मच सेफर। जो आने वाली बैटरीज होंगी वो ज़्यादा सेफर होंगी,
और ज़्यादा लंबे टाइम तक आप उसको जो है वो, और जो उसके अंदर जो चार्जिंग होगा ना वो बड़ा फास्ट होगा, बहुत जल्दी चार्ज हो जाएंगे और लंबे टाइम तक चलेंगी। Improved rechargeable battery are very important as the world moves to developing environmentally friendly source of the electric power। अब जब हमारा जो वर्ल्ड है वो किसकी तरफ आगे बढ़ रहा है, एक इलेक्ट्रिक पावर जो है ना उसकी तरफ हमारा जो वर्ल्ड है, एक डेवलपमेंट, मतलब कि उसके अंदर क्या हो रही है, हमारे वर्ल्ड के अंदर तरक्की हो रही है, बहुत तरक्की हो रही है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सोर्सेज के लिए बहुत तरक्की हो रही है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एक इस तरीके की बैटरी होनी चाहिए, रिचार्जेबल बैटरी एक ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हमारे जो एनवायरमेंटल है उससे इको फ्रेंडली हमारा जो एनवायरनमेंट है वो वैसा बन सके। ये जो बैटरी है रिचार्जेबल बैटरी उसमें उस चीज़ के लिए बहुत मदद करेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है बैटरी, जो कि फ्यूचर में आएगी। जब आप लोग बड़े हो जाओगे तो आप इसका यूज़ करोगे। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे स्नैपशॉट है, वही सारी बातें जो मैं आपको पूरे चैप्टर में समझा चुकी हूँ वही सब बातें हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।